हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका आखिरी लेक्चर, दैट इज लेक्चर 4। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि रूट से जाइलम तक वाटर कैसे आया। तो इसके दो तरीके थे बेटा। एक था एपोप्लास्ट विच वॉज पैसिव, एंड सेकेंड वॉज सिम्प्लास्ट दैट वॉज एक्टिव। ठीक है। अब एक बार जाइलम में पानी आ गया बेटा, तो अब वो ऊपर कैसे चढ़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। मतलब कोई भी फ्लूइड जो आ चुका है जाइलम में, वो ऊपर कैसे चढ़ेगा, और इसके चढ़ने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। आइए देखते हैं कि एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है। बेटा इसके लिए दो थ्योरी दी गई है। ठीक है, कौन सी दो थ्योरी दी गई है? एक थ्योरी तो ये कहती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक थ्योरी ये कहती है कि रूट रूट जो है वो पानी को पुश करता है। रूट पुशेस द वाटर। यहाँ लिख देता हूँ थ्योरी 1, दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि रूट पुशेस वाटर टुवर्ड्स द लीफ, टुवर्ड्स लीफ यानी पत्तियों की तरह या टॉप पर या एपेक्स की तरफ ये इसको पुश करती है। रूट पुश करती है वाटर को। इस थ्योरी को हमने थ्योरी 1 नाम दिया, दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी बेटा एनर्जी एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसमें एनर्जी खर्च होगी, इसमें एटीपी लॉस होगा। तो बताओ रूट प्रेशर थ्योरी कैसी है? एक्टिव थ्योरी है कि पैसिव थ्योरी? एक्टिव थ्योरी है। इसमें पानी को पुश किया जाएगा। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि पानी को पुश किया जाता है। ठीक है, इससे पानी ऊपर चढ़ जाता है। एक तो थ्योरी ये है। सेकेंड थ्योरी है बेटा, सेकेंड थ्योरी ये कहा जाता है कि पानी को ऊपर खींचा जाता है। पानी को ऊपर खींचा जाता है। एक्चुअली लीफ के अंदर, लीफ से होता रहता है इवेपरेशन। पानी भाप बन के उड़ता है, और पानी भाप बनने की प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ से पानी भाप बन के उड़ता है। इसी कारण क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर खींचा चला जाता है। नीचे से पानी खींचा चला जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ। ये देखिए एरो बना हुआ है, दिस एरो represent the direction of water inside the xylem. So there are two theory. First theory is the root pressure theory, which states that root pushes the water towards the growing apex या leaf. Second theory is the ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी। दिस इज ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जब पानी भाप बन के उड़ता है तो पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पत्तियां रूट से पानी को खींच लेती हैं। तो देयर आर टू थ्योरी। तो मैं थ्योरी 2 का भी नाम लिख देता हूँ। थ्योरी 2 का नाम है ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? लीफ पुल द वाटर फ्रॉम द रूट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये भी देखा था, जब किसी भी चीज़ को खींचा जाएगा तो वहाँ निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है कि पॉजिटिव? तो निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, याद रखिएगा, निगेटिव प्रेशर। जबकि किसी चीज़ को ढकेला जाता है, ठीक है, पुश किया जाता है, तो यहाँ कैसा प्रेशर लगा था? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो दो थ्योरी समझ में आ गई। किसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा बेटा? इस वाली थ्योरी में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी ट्रांसपायरेशनल पुल में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें एनर्जी लॉस होगा, इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी लिख देता हूँ, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और कौन सी थ्योरी सबसे सक्सेसफुल है बेटा?
तो थ्योरी सेकंड इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट कन्वीनियंट, दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मॉडर्न साइंटिस्ट। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि पानी जाइलम में ऊपर कैसे चढ़ता है। चलिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? वी लुक्ड एट हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। अभी तक आपने देखा कि पौधा मिट्टी से पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो कितने मेथड थे? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ठीक है, अब ये पानी वेस्कुलर सिलेंडर में आ गया था या वेस्कुलर टिश्यू में आ गया। ये देखिए, जाइलम हमारा वेस्कुलर टिश्यू था, इसके अंदर ये पानी आ चुका था। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। वी नाउ हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टूड हाउ दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हमें देखना है कि जाइलम से ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, इज द वाटर मूवमेंट इज एक्टिव, पूछ रहा है क्या ये एक्टिवली पहुंचेगा? हाँ, हो सकता है। ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिवली पहुंचेगा? रूट प्रेशर थ्योरी, थ्योरी वन, रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में पुल सिद्धांत काम करता है कि पुश, तो पुश। निगेटिव प्रेशर है कि पॉजिटिव प्रेशर है बेटा? पॉजिटिव प्रेशर होता है। एक्टिव मेथड है कि पैसिव मेथड है बेटा? एक्टिव मेथड है, एनर्जी खर्च होगी। एक्टिव मेथड है, एटीपी लॉस होगा। पैसिव वाले में क्या होगा? इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। अभी आपको बताया था ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। जैसा कि नाम में क्लियर हो रहा है, इसमें क्या होगा? पानी को पुल किया जाएगा, पुल्ड बाय लीफ, यहाँ पुश्ड बाय रूट। किसी चीज़ को पुश किया जाता है तो पॉजिटिव फोर्स, पुल किया जाएगा तो नेगेटिव फोर्स, यानी नेगेटिव प्रेशर होगा बेटा। और इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। सो दिस इज पैसिव प्रोसेस, यानी नो लॉस ऑफ एटीपी। तो क्लियर हो गया। ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड। अब देखो, चीज़ें क्लियर हो गई थोड़ी थोड़ी। सिंस द वाटर हैज़ टू बी मूव अप स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हाट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर दिस। बोल रहा है कि चूंकि पानी ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो एनर्जी कहाँ से आएगी इतनी? तो इसीलिए तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि इतनी ज़्यादा एनर्जी पौधे के पास नहीं है। इसीलिए इट नॉट ऑलवेज फॉलोज द रूट प्रेशर थ्योरी, इट फॉलोज द ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी, जिसमें एनर्जी खर्च होगी ही नहीं और पानी भी ऊपर चढ़ जाएगा। बेटा, रूट प्रेशर थ्योरी क्या होती है? इसको थोड़ा डिटेल में आइए हम समझते हैं, इसी फिगर में समझते हैं इसको। देखिए, इधर की बात कर रहे हैं, ये रूट साइड है। तो बेटा, कल पढ़ा था हम लोगों ने कि रूट में रूट हेयर्स होते हैं, कल हम लोग ने पढ़ा था। दिस इज रूट हेयर, रूट हेयर्स, और यहाँ मिट्टी के कण होंगे आसपास, सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल में बेटा क्या होते हैं? मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स को यहाँ से यहाँ लिया जाता है। ज़्यादातर मिनरल्स एक्टिवली आते हैं, ज़्यादातर मिनरल्स एक्टिवली आते हैं। एक्टिवली आने का मतलब है बेटा, बाहर की तरफ मिनरल कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और पौधों के अंदर मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब आप खुद बताओ, अगर कोई भी चीज़ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो कैसे प्रोसेस से जाएगा? एक्टिव प्रोसेस से जाएगा। तो मिनरल किधर से किधर जाते हैं? सॉइल में मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन लेस होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन लेस होता है, जबकि जब अंदर होता है पौधों के अंदर इसकी तुलना से ज़्यादा होगा। अब हमें मजबूरी में चीज़ें कहाँ से कहाँ ले जानी है? ले जानी है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो वी हैव टू लॉस एनर्जी। इसके लिए हमको एटीपी खर्च करना पड़ेगा, और जब एटीपी खर्च करना पड़ता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव बोलते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ से देखो, जब ये जब ये मिनरल पौधों के शरीर के अंदर आ जाएगा, यानी एपिडर्मिस में आ जाएगा, तो एपिडर्मिस में कल का इक्वेशन याद करो, साई डब्ल्यू या साई एस सैल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इन्वर्सली? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद आ गई होगी। अब आप बताओ अंदर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई कि घट गई? यहाँ से मिनरल मिट्टी से कहाँ आ गए? रूट के अंदर। तो रूट के अंदर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ी मतलब वाटर पोटेंशियल घटा, मतलब यहाँ का साई डब्ल्यू लेस हो गया, रूट के अंदर का साई डब्ल्यू लेस हो गया। और बाहर भरा हुआ है बेटा कैपिलरी वाटर। कौन सा भरा हुआ है? कैपिलरी वाटर। दूसरा नाम क्या बताया था? चेसार्ड। कल ही बताया था मैंने आपको, चेसार्ड। ये इस वाटर का वाटर पोटेंशियल यहाँ की तुलना से हाई होगा क्योंकि बाहर बहुत सारा पानी है, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल हाई है। अब बताओ बेटा पानी से कहाँ जाता है? पानी जाता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब पानी सॉइल से निकल करके कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा अंदर की तरफ, रूट के अंदर। अब बताओ मिनरल अगर अंदर नहीं गया होता तो अंदर सॉल्यूट की मात्रा नहीं बढ़ती, और अगर सॉल्यूट की मात्रा नहीं बढ़ती तो फिर क्या होता? अंदर साई डब्ल्यू नहीं घटता, और अगर अगर अंदर साई डब्ल्यू नहीं घटता तो बाहर की तरफ इसकी तुलना में साई डब्ल्यू वो चेंज हाई नहीं होता, और अंदर घट गया मतलब बाहर उसकी तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए वाटर विल मूव फ्रॉम सॉइल टू द रूट, मतलब सॉइल के अंदर हाई वाटर पोटेंशियल था, रूट के अंदर वाटर पोटेंशियल मिनरल के आने से कम हो गया, अब अल्टीमेटली पानी एंटर कर गया। अब आप बताओ जब भी किसी सिस्टम में पानी आता है तो वहाँ एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्रिएट होने से रूट के अंदर जो प्रेशर आया उसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर जो है वो जाइलम पे दबाव डालने लगी, इसी टर्गर प्रेशर को हम बोलने लगे रूट प्रेशर। द प्रेशर विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट इज नोन एज रूट प्रेशर। अब इसी रूट प्रेशर के कारण पानी को जाइलम में पुश किया जाने लगा, पानी को जाइलम में पुश किया जाने लगा। इस प्रकार पानी के मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचने लगे, इस प्रकार पानी के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ धक्का दिए जाने लगे, और फिर पानी का मॉलिक्यूल ऊपर पहुंच गया। ये थ्योरी ये कहती है, ठीक है। फिर से एक बार क्लियर कर दूं, मिनरल एक्टिवली आया जिसकी वजह से सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई रूट में, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ने से साई डब्ल्यू घट गया, उसकी तुलना में जो सॉइल था वहाँ पर जो साई डब्ल्यू था वो हाई था। पानी हमेशा हाई टू लो जाता है, मतलब सॉइल से लेकर के रूट में चलाएगा, रूट के अंदर का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसी को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। इसी रूट प्रेशर के कारण पानी को पुश कर दिया जाएगा। कहाँ पानी को पुश कर दिया जाएगा बेटा? पानी को पुश कर दिया जाएगा फ्रॉम रूट टू द स्टेम, फ्रॉम रूट टू द स्टेम। इस तरह से पानी ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, इस तरह से पानी ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। इस थ्योरी को हम बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। इस समय पॉजिटिव प्रेशर लग रहा था कि नेगेटिव? पॉजिटिव प्रेशर लगता है, अगर किसी चीज़ को पुश किया जाएगा तो पॉजिटिव प्रेशर लगता है बेटा, ठीक है। अच्छा अभी मैं बोल रहा था कि रूट प्रेशर जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस है। देख लो एनर्जी खर्च हुई कि नहीं हुई? रूट प्रेशर क्रिएट करने में एनर्जी खर्च हो गई, इसीलिए एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक है बेटा। क्या ड्रॉबैक है? ये ज़्यादा ऊंची पौधों के लिए, ज़्यादा टॉल पौधों के लिए फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर इतना सफिशियंट नहीं होता है, ये प्रेशर इतना सफिशियंट नहीं होता कि ऊंचे ऊंचे पौधों में ये पानी को चढ़ा सके। ये केवल कम हाइट के पौधों तक पानी को चढ़ा सकता है, बिकॉज दिस प्रेशर इज नॉट सफिशियंट that it will move the water from the bottom up to the very tall plants, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबे पौधों को ये पानी नहीं पहुंचा पाता, केवल एवरेज हाइट तक को पहुंचा पाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं पहुंचा पाता? क्योंकि ज़रा सोचो, यहाँ प्रेशर अगर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम हो गया तो सोचो ये जो पानी की धारा थी ये क्या थी? वाटर करंट। ये पूरी पानी की चेन थी, इसको हम बोलते हैं वाटर करंट। ये वाटर करंट बिल्कुल मेंटेन था, लेकिन जब नीचे का प्रेशर कम होने लगा, जब नीचे का प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया? ऊपर की चेन टूट गई। ये जो चेन थी नीचे की चेन और ऊपर की चेन से अलग हो गई, ऊपर की चेन से अलग हो गई, तो ये पानी तो ऊपर रह गया, ये पानी नीचे रह गया। अब इसके पास इतना प्रेशर नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा क्या कर सके, पानी को मेंटेन करे, पानी की करंट को मेंटेन कर सके। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जैसे सोचो, जस्ट सोच के देखो, ये एक वो है बॉल, हमने इस बॉल से बांध दिया, फिर एक बॉल से बांध दिया, फिर एक बॉल से बांध दिया, सब सेम स्पीड से इसको धक्का दिया जा रहा था पीछे से, तो धक्का दिया जा रहा था तो सब सेम स्पीड से चल रहे थे। अब मान लो कि ये प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर कम होने से ये पीछे रह गया और ये मॉलिक्यूल आगे भाग गया। अब इसके पास इतना प्रेशर नहीं है कि ये इससे जुड़ सके,
यानी कि पानी की जो करंट है वो ब्रेक हो गई तो ब्रेक हो गई, अब वो जुड़ नहीं पाती है। प्रेशर कम हो जाने से पानी की जो करंट होती है वो ब्रेक हो जाती है। अगर ब्रेक हो गई तो इतनी हाइट तक तो पानी पहुंचा, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाया। इसीलिए अब अगर मान लो कि पौधा इससे भी ज़्यादा लंबा है तो ये कैसे पानी पहुंचा पाएगा। इसीलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये ज़्यादा हाइट वाले पौधों के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके लिए क्या करें, एक छोटा सा हर्बेसियस प्लांट ले लो। क्योंकि हर्बेसियस प्लांट का क्या होता है बेटा, हर्बेसियस प्लांट का रूट प्रेशर अक्सर ज़्यादा होता है। हर्बेसियस प्लांट का रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑफ एंड मोर। अब उसमें एक पौधा लगा हुआ है, गमले में एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये उसकी पत्तियां हैं। आपने उसको कट कर दिया, आपने उसको एक शार्प ब्लेड से कट कर दिया। जब आप उसको शार्प ब्लेड से कट कर दोगे और उसके बाद एक रबर की ट्यूब पहना दोगे, रबर की ट्यूब पहना दोगे, ठीक है, इसलिए ट्यूब पहना देंगे कि जो पानी यहाँ से निकलेगा वो रबर ट्यूब में इकट्ठा होगा। उससे आपको दो फायदा है, ठीक है, द स्लीव ऑफ रबर ट्यूब, स्लीव ऑफ रबर ट्यूब मतलब रबर ट्यूब की एक टुकड़ा, स्लीव ऑफ रबर ट्यूब इसमें पहना दिया। जब पानी निकलेगा, अब देखो रूट प्रेशर नीचे से क्रिएट हो रहा है, रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है नीचे से, इसी प्रेशर के कारण पानी को पुश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, रूट प्रेशर का एक्सपेरिमेंट तभी आप करके देख सकते हो जिस समय क्या हो, रूट प्रेशर मैक्सिमम हो। रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होता है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में ही एक्सपेरिमेंट करना है। क्यों, क्योंकि इस समय रूट प्रेशर मैक्सिमम होता है तो पानी को आसानी से पुश किया जा सकता है, तो सफिशियंट फोर्स मिल जाएगा पानी को ऊपर चढ़ने के लिए। अब देखो, चूंकि आपने पौधे को काट दिया है, उसकी हाइट तो ज़्यादा थी लेकिन आपने पौधे को काट दिया, लेकिन रूट प्रेशर तो अभी भी काम कर रहा होगा। रूट प्रेशर काम कर रहा होगा तो पानी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा होगा। और इस समय रूट प्रेशर मैक्सिमम है कि मिनिमम, कब होता है मैक्सिमम, लेट मॉर्न अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट को। और हमने वही समय चुना है। इस समय रूट प्रेशर मैक्सिमम होगा। जब रूट प्रेशर मैक्सिमम होगा तो पानी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा होगा, लेकिन हमने तो पानी इस पाइपलाइन को काट दिया है, उसकी जगह ये रबर की ट्यूब पहना दी है, तो उसमें पानी इकट्ठा होने लगेगा। इस तरह से जो पानी इकट्ठा होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीडिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीडिंग। तो रूट प्रेशर जांचने का सबसे बेस्ट तरीका है ब्लीडिंग कर दो। व्हाट इज ब्लीडिंग, कटिंग द स्टेम cutting the stem with the sharp blade during early morning and late night to visit that root pressure is working। रूट प्रेशर को जांचने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में एक हर्बेसियस प्लांट को कट कर दो तो वहाँ से पानी की बूंदें इकट्ठा होने लगती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीडिंग। हम इन बूंद को रबर ट्यूब में इकट्ठा करके इसका केमिकल कंपोजिशन और इसका जो रेट ऑफ एक्सुडेशन, मतलब वो कितना निकल रहा है, 1 मिनट में कितने ml निकल रहा है, 1 घंटे में कितने ml निकल रहा है, एक दिन में कितने ml निकल रहा है, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। किस किस चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक तो इसको टेस्ट करके इसका केमिकल कंपोजिशन टेस्ट कर लेंगे। नंबर 2, हम इसका रेट ऑफ एक्सुडेशन निकाल लेंगे, यानी कि किस दर से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर आप इसको नहीं भी काटते हो तो कुछ पौधों में रूट प्रेशर का एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो, ऐसे ही कुछ और हर्बेसियस पौधे हैं, हर्बेसियस प्लांट, जिनमें रूट प्रेशर अक्सर ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे टोमेटो और ओट, ट्रोपियोलम एक्सेट्रा, और भी पौधे हैं। इनमें क्या करेंगे, इनमें आप देखोगे अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट को देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट को रूट प्रेशर मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है रूट प्रेशर, क्योंकि इस समय ट्रांसपायरेशन लो, इस समय ट्रांसपायरेशन बिल्कुल लो होता है। आप बताओ, इस समय धूप वगैरह होती नहीं है तो ट्रांसपायरेशन लो होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो जब पानी ज़्यादा आएगा तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, और पानी जब ऊपर से कम उड़ेगा तो नीचे प्रेशर ज़्यादा रहेगा।
ठीक है, अगर पानी उड़ गया होता तो रूट का प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए बताइए रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होता है। टाइम पूछा जाए तो अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट। ऐसा क्यों होता है अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट में? बिकॉज ट्रांसपायरेशन रेट इज़ वेरी लो एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी हाई। तो रूट प्रेशर इस समय सबसे ज़्यादा होगा। इस समय अगर हम पौधे को नहीं भी कट करते हैं तो आप इन टोमेटो, ओट और ट्रोपियोलम में, इनमें क्या देखेंगे आप? इनमें देखेंगे कि आप पत्तियों के किनारे की तरफ पानी की बूंदें निकल आई हैं। पत्तियों के किनारों पर पानी की बूंदें निकल आई हैं। ठीक है, इसका कारण था रूट प्रेशर। इसका कारण था रूट प्रेशर। ऐसा कब होगा? अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा फिगर में। तो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में आप देखोगे पानी की बूंदें निकल आई हैं। ये जो होती है एक्चुअली, ये वेन की एंडिंग से ही बूंदें निकलती है। हमेशा एंड पर क्यों निकलती है? क्योंकि वेन यहीं पे जाके ख़त्म होती है। तो ये होती ब्लाइंड वेन। ब्लाइंड वेन मतलब वेन यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ पर एक स्पेशल ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं हाइडेथोड। तो हाइडेथोड्स द्वारा ही होता है ये, पानी की बूंदें बाहर आती हैं। हाइडेथोड द्वारा पानी की बूंदें बाहर आने को बोलते हैं गटेशन। क्या बोलते हैं? गटेशन। GUTTATION, गटेशन। व्हाट इज गटेशन? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट वाया ए स्पेशल ओपनिंग दैट इज नोन एज हाइडेथोड from the margin of some herbaceous plant like tomato और ट्रोपियोलम एक्सेट्रा। ठीक है, यही कहलाता है गटेशन। देखिए मैं फिर बोलूँगा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट इज नोन एज ब्लीडिंग। ये हमने ये जानने के लिए किया था कि रूट प्रेशर काम कर रहा है, जबकि हमने गटेशन के फिनोमिना को देखने के लिए हमने पौधे को काटा नहीं। अपने आप हमको अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट को पत्तियों के किनारे पर ओस की बूंदें जैसे दिखती हैं। एक्चुअली ये ओस की बूंदें नहीं है, ये कोई फॉग वगैरह नहीं है, ये कोई ड्यू वगैरह नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली में गटेशन का फिनोमिना है। ये सर्दी गर्मी हमेशा होगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट होता है। रूट प्रेशर मैक्सिमम होगा तभी ये फिनोमिना होगा। इसका मतलब रूट प्रेशर टाइम बाउंडेड रिएक्शन है। ठीक है, रूट प्रेशर कब होगी? अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट। दिन के समय नहीं होगी क्योंकि ट्रांसपायरेशन रेट बहुत हाई हो जाएगा और वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो रूट प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, तो पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इसीलिए रूट प्रेशर की थ्योरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। रूट प्रेशर की थ्योरी क्यों सक्सेसफुल नहीं थी? क्योंकि ये प्रेशर डे टाइम में बहुत कम हो जाता है और पानी की जो करंट है वो टूट जाती है। पानी की धारा जो थी वो टूट जाती है, इस वजह से पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता, स्पेशली टॉल पौधों में। तो रूट प्रेशर की थ्योरी तो बेटा फेल हो गई। फिर ठीक है, फिर एक नई थ्योरी आई थी जिसमें पानी को खींचा जाएगा, दैट इज ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। पहले हम एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो लेट्स रेडी। देखो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कि एक लाइन, एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू द वैस्कुलर टिश्यू। वेरियस आयंस मतलब मिनरल्स। बेटा मिनरल्स ज़्यादातर कैसे आए थे? अभी क्या बताया था? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि आपको पता है कि मिनरल्स की मात्रा रूट में ज़्यादा थी सॉइल की तुलना से। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? वाटर भी इसके पीछे पीछे आ गया था। वाटर फॉलोज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। देखो पानी भी अंदर आ गया, जैसे जैसे मिनरल आया तो पानी भी अंदर आ गया। मैंने पूरा समझाया था एक एक चीज़, आप फिर से जाके वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इंक्रीज द प्रेशर, पानी के आने से टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कहाँ का इंक्रीज हो गया? रूट का प्रेशर इंक्रीज हो गया। जब रूट का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो रूट ही तो जाइलम पर प्रेशर डालती है, तो जाइलम का प्रेशर इंक्रीज हो गया। दिस पॉजिटिव प्रेशर, बेटा ये कैसा प्रेशर बताया था मैंने? पॉजिटिव बताया था कि नेगेटिव? दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। यानी रूट प्रेशर इज नथिंग, इट इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द रूट ऑन द जाइलम बाय द एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, and can be responsible for pushing up water into the small height in the stem। ठीक है बेटा, स्मॉल हाइट, लॉन्ग हाइट वाले या टॉल हाइट वाले पौधों के लिए फेल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पानी की जो करंट है, ये वाटर की जो धारा है वो ऑफन टूट जाती है, अक्सर टूट जाती है। हाउ कैन वी सी द रूट प्रेशर एग्जिस्ट? हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे देख पाएंगे कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है? तो क्या लिखा है इसके लिए? आपको एक छोटा सा सॉफ्ट स्टेम प्लांट। सॉफ्ट स्टेम प्लांट बेटा मतलब क्या बोला था? हर्बेसियस प्लांट। आपको छोटा सा सॉफ्ट स्टेम प्लांट यानी हर्बेसियस प्लांट लेना है किसी भी दिन। व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जब ज़्यादा होगा
तो बेटा ट्रांसपायरेशन का चांस बहुत लो होता है। अगर आप ये दिन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो याद रखो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसे तो इसको अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में ही देखा जा सकता है। तो अगर दिन में कर रहे हो तब भी आपका जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो लो होना चाहिए। अब आप कट कर लो स्टेम को नियर द बेस विद ए शार्प ब्लेड। मैंने बोला था शार्प ब्लेड से कट कर लीजिए। कब कट करेंगे? अर्ली मॉर्निंग या फिर मैंने बोला था लेट नाइट, क्योंकि इस समय ट्रांसपायरेशन लो और वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत हाई होता है। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट दो कंडीशंस है। अब आप देखोगे कि कुछ ही समय में कुछ पानी की बूंदें कटे हुए स्टेम के ऊपरी भाग पर नजर आने लगी हैं। दिस कम्स आउट ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। इसका मेन कारण था पॉजिटिव रूट प्रेशर। अगर आप एक रबर की ट्यूब को कटे हुए स्टेम पे स्लीव की तरह लगा दो तो एक्चुअली आप कलेक्ट कर पाओगे उससे निकलने वाला सब्सटेंसेस, और उससे आप मेज़र कर पाओगे दो चीज़ें। नंबर वन क्या बताया था? उसके रेट को, रेट ऑफ एक्सुडेशन बोला था, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एक्सुडेशन भी आपको पता लग जाएगा, बोला था ना। अब देखो इफेक्ट कब होता है रूट प्रेशर का? लेट नाइट, लेट नाइट यहाँ लिखना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग। लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में कब? जब इवेपोरेशन की जगह बच्चों मैं लिख देता हूँ ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन इज वेरी लो, ठीक है, और पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी एक्सेस ऑफ वाटर कलेक्ट्स। पानी कलेक्ट कर रहा है रूट, इसका मतलब क्या हो रहा है? पानी कलेक्ट कर रहा है मतलब क्या होगा? पानी कलेक्ट हो रहा है तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा होगा। यही पानी आपको ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई पड़ेगा स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स द्वारा। बताओ बेटा स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन का नाम क्या बताया था? हाइडेथोड। और हाइडेथोड से ही पानी जो है बूंदों के रूप में निकलता है, इसी को बोलते हैं। और स्पेशली ये होता है ग्रास ब्लेड, सर्बेसिस प्लांट में ग्रासेस भी आ जाती हैं, तो ग्रास ब्लेड में, टोमेटो में, ओट में, ट्रोपियोलम में, ठीक है ना, इन सभी में होता है। एंड द लीव्स ऑफ मैनी हर्बेसियस प्लांट। देखो ये तो ग्रास तो हो ही गया, और ब्लेड इसलिए बोल दिया क्योंकि किनारों पर होता है। हाइडेथोड कहाँ पाए जाते हैं? लीफ के मार्जिन पर, जिसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं। और मैनी हर्बेसियस प्लांट मतलब क्या बताया था बच्चों? टोमेटो, oats, tropiolum, etc. Such losses of water in the liquid phase is known as गटेशन। गटेशन के लिए कौन सी ओपनिंग होती है? हाइडेथोड। ठीक है बच्चों, आपने बार्क के बारे में सुना होगा, पौधे की छाल, छाल के ऊपर भी कुछ स्पेशल ओपनिंग होती है, उनको बोलते हैं लेंटिसेल। व्हाट इज द कॉमन फीचर बिटवीन लेंटिसेल एंड हाइडेथोड? लेंटिसेल और हाइडेथोड दोनों का काम, दोनों का जो वो कॉमन ओपनिंग, कॉमन वो है फैक्टर, वो क्या है? दोनों में समानता क्या है मैं बताता हूँ बेटा। दे आर ऑलवेज ओपन, ये हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। जबकि स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है, मतलब स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर, खुलेंगे बंद होंगे, बंद होंगे खुलेंगे। जबकि लेंटिसेल एंड हाइडेथोड आर ऑलवेज ओपन, ये अनकंट्रोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या बोला गया? रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड द मॉडेस्ट पुश इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोलते हैं हम मानते हैं कि रूट प्रेशर बेस्ट है, ठीक है, मॉडर्न फोर्स भी है, मॉडर्न पुश फोर्स भी है, और ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में मदद भी करता है। लेकिन ये कब मदद करेगा? ये तब तक मदद करेगा जब तक ट्रांसपायरेशन लो हो। जैसे ही धूप होती है, सनलाइट होती है, डे टाइम आता है, तुरंत ट्रांसपायरेशन हाई हो जाता है, और जैसे ही ट्रांसपायरेशन हाई हो जाएगा तो रूट प्रेशर मिनिमम हो जाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट में मदद नहीं कर पाता। तो देखो क्या लिखा है, दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट ऑफ अप टू द टॉल प्लांट, क्योंकि रूट प्रेशर इतना सफिशियंट फोर्स नहीं है कि ये ज़्यादा हाइट वाले पौधे को पानी की धारा को वो मेंटेन कर पाए। तो देखिए इसीलिए पानी की धारा अक्सर टूट जाती है। देखो अब टूट गई, पानी की धारा टूट गई, टॉल पौधों में टूट गई, तो ये इतना फोर्स इसके पास नहीं है नीचे से ऊपर की तरफ भेजने के लिए कि ये पानी की धारा कंटिन्यूस मेंटेन रहे। तो क्या लिखा हुआ है? द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी रीस्टैब्लिश द कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ वाटर इन द जाइलम विच ऑफन ब्रेक डाउन बाई इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाई ट्रांसपायरेशन। बोल रहा है कि ये जो ट्रांसपायरेशन द्वारा जो पानी की धारा टूट जाती है, ये इसको मेंटेन कर लेता है कुछ दूरी तक, उसके बाद मैं मानता हूँ बेशक कि फेल हो जाता है,
लेकिन कुछ दूरी तक तो मेंटेन करता है, लेकिन ज़्यादा लंबे पौधों के लिए, ज़्यादा टॉल पौधों के लिए ये मेंटेन नहीं कर पाता। इसलिए दिस इज़ नॉट अ फोर्स दैट इज़ ऑलवेज वैलिड फॉर द टॉल प्लांट। इसलिए ये ऐसा फोर्स नहीं कि जो वैलिड हो टॉल प्लांट के लिए, स्मॉल प्लांट के लिए तो वैलिड है। रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए लिखा है रूट प्रेशर हमेशा काम नहीं करता, डज नॉट अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मोस्ट ऑफ द प्लांट मीट दियर नीड बाई ट्रांसपरेशनल पुल। इसलिए ज़्यादातर पौधे पानी को कैसे ऊपर चढ़ाते हैं? ट्रांसपायरेशनल पुल द्वारा। दिस इज सेकेंड थ्योरी विच आई टोल्ड, सेकेंड थ्योरी दैट इज ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें ये कहा जाता है कि लीफ पानी को भाप बन के उड़ा देती है, लीफ पानी को भाप बना के उड़ा देती है। इस वजह से जाइलम में रूट द्वारा पानी खींचा चला जाता है, यानी पानी को धक्का नहीं दिया जा रहा है, पानी को क्या किया जा रहा है? पुल, मतलब लीफ पुल्स द वाटर। ठीक है, लीफ पानी को खींच लेती है और इसके कारण पानी एक बिना टूटे हुए चेन के रूप में लीफ तक पहुंच जाता है। पानी रूट से बिना टूटे हुए चेन में, मतलब अनब्रोकन चेन के फॉर्म में ऊपर चढ़ जाता है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों देखो, एक है ट्रांसपायरेशन और एक है गटेशन, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो देखो आपको पता होगा ट्रांसपायरेशन जो होता है ये होता है स्टोमेटा द्वारा, थोड़ा बहुत क्यूटिकल और थोड़ा बहुत लेंटिसेल द्वारा भी होता है, मैक्सिमम होता है स्टोमेटा द्वारा। ये कहाँ से होता है? हाइडेथोड से। गटेशन कहाँ से होता है? हाइडेथोड से। ठीक है, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जबकि अभी मैंने समझाया था इसमें पानी बूंदों के रूप में निकलता है, लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ये डे टाइम में होता था। ट्रांसपायरेशन तभी होता था जब सनलाइट अवेलेबल हो, क्योंकि पत्तियां गर्म हो जाती हैं और पानी भाप बन के उड़ जाता है। ये कब हुआ था? अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में हुआ था। ठीक है, स्टोमेटा ऑफ द लीफ यूजली रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड गेट ड्यूरिंग द क्लोज टाइम। ये तो आप जानते हो कि स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं, रात को बंद होते हैं। और अभी अभी मैंने बताया था हाइडेथोड जो होता है ऑलवेज ओपन होता रहता है, हमेशा ओपन रहेगा, ओपन होल डे एंड नाइट। ठीक है, यहाँ पे जो पानी निकलता है बेटा, ट्रांसपायरेशन में जो पानी निकलता है वो 100% प्योर होता है, उसके अंदर कोई भी सॉल्ट और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होते। जबकि यहाँ पर पानी प्योर नहीं होता है। क्यों प्योर नहीं होता? क्योंकि उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर यानी सॉल्ट होगा, और साथ में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। बेटा ट्रांसपायरेशन जो होता है वो सभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होता है, सभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होता है। याद रखिएगा, ऑल हायर टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये होता था मोस्टली, मैंने किस में बताया था? हर्बेसियस प्लांट में होता है। बेटा देखो कितने अंतर बता दिए मैंने। ट्रांसपायरेशन जो होता है वो टेम्परेचर, ट्रांसपायरेशन मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। ये ट्रांसपायरेशन टेम्परेचर मेंटेन करता है। आगे आप पढ़ोगे कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कूल कर देता है, वरना पौधे इतनी धूप में 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है गर्मियों में, तो पौधे झुलस जाने चाहिए, आई मीन टू से कि परमानेंटली विल्ट कर जाने चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि ट्रांसपायरेशन द्वारा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कूल हो जाता है, यानी गिर जाता है। फिर आगे क्या लिखा है? इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। रूट प्रेशर यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? इट टेक्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर। ट्रांसपायरेशन में रूट प्रेशर का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है। ये देखिए बेटा, लीफ से पानी भाप बन के उड़ रहा है, और इस प्रकार रूट की तरफ से पानी ये जाइलम है बेटा, ये पाइपलाइन कौन सी है? जाइलम। नीचे की तरफ क्या होगा बेटा? नीचे की तरफ होगा रूट। और ये किस लेवल की बात की गई है? ये लीफ के लेवल की बात की गई। यहाँ से पानी देखो भाप बन के उड़ रहा है, यहाँ से पानी भाप बन के उड़ रहा है स्टोमेटा के थ्रू। ये देखो पानी भाप बन के उड़ रहा है स्टोमेटा द्वारा, देखो स्टोमेटा द्वारा। जहाँ जहाँ पे पानी निकल रहा है मतलब स्टोमेटा से पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो पानी की कमी हो जाती है अंदर। अंदर यहाँ लीफ में पानी की कमी है, और पानी कहाँ ज़्यादा भरा है? रूट में। इसने बोला पानी देगा रूट से, तो रूट ने बोला अरे बहुत पानी है, ले ले तू। तो उसने बोला कैसे लूँ? उसने कहा स्ट्रॉ की तरह खींच लो। किसकी तरह? स्ट्रॉ की तरह। स्ट्रॉ की तरह पानी को खींच लो। तो इसने पानी को सक कर लिया, सक कर लिया, ठीक है ना, स्कूप कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों की बातचीत समझिए ना आपने। लीफ ने कहा बेटा मेरा सारा पानी उड़ चुका है, मेरे पास पानी की कमी, बहुत प्यास लगी, तेरे पास पानी है क्या? तो रूट कहता है अरे बहुत पानी है, मैं तो पानी का सागर हूँ, मेरे पास तो पानी पानी है। तो उसने कहा भेज दे मेरे पास पानी। उसने कहा मैं नहीं भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा, मेरे पास इतना फोर्स नहीं है, मेरे पास रूट प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं तेरे को पानी भेज दूँ।
तो ये क्या कहता है, लीफ कहता है अच्छा ठीक है तो मैं पानी को सक कर लेता हूँ, तो उसने कहा करो, इसने कहा ठीक है, मजा आ गई। तो इस तरह से पानी को सक कर लिया जाता है। क्लियर? इसी को बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। बेटा इस फिगर में देख रहे हो ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी काम कर रही है। फर्स्ट वाले फिगर में ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी काम कर रही है, जबकि सेकंड वाले फिगर में बेटा आप देख रहे हो लीफ के मार्जिन से ये पानी की बूंदें निकल रही हैं। देखिए लीफ के मार्जिन से पानी की बूंदें निकल रही हैं। इन्हीं को बोलते हैं बेटा गटेशन, पानी की बूंदें निकलने को ही बोलते हैं गटेशन। और इस जो स्पेशल ओपनिंग होती है दिस इज नोन एज हाइडेथोड। और हाइडेथोड हमेशा ओपन होते हैं, जबकि स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं, रात के समय बंद हो जाते हैं। इज इट क्लियर? अब बेटा देखो वही थ्योरी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको और नीचे तक ले लेते हैं। अब हम सेकेंड थ्योरी पढ़ रहे हैं। दिस थ्योरी इज नोन एज ट्रांसपेशनल पुल थ्योरी। यही थ्योरी सक्सेसफुल है। दिस इज सक्सेसफुल थ्योरी। देखो ये है अपना जाइलम, इधर है बेटा रूट। ठीक है, रूट के अंदर पानी आ ही चुका था, आपको पता है रूट के अंदर बहुत सारा पानी है। यहाँ पानी ज़्यादा है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ का साई डब्ल्यू मोर होता है। ठीक है, यहाँ से पानी भाप बन के उड़ रहा है बेटा, जहाँ पानी भाप बन के उड़ेगा वहाँ पानी की कमी होगी, मतलब लीफ में पानी की कमी है। तो लीफ में साई डब्ल्यू कैसा है बेटा, लो। साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल लो है। अब आप बताओ पानी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ पर खींच लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? पुल कर लिया जाएगा। पुश या पुल, पुल कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। अब पानी कैसे पुल होगा बेटा? देखो पानी यहाँ बाहर भी है, पानी अंदर भी है, लेकिन अभी हम अंदर की बात करते हैं। ये पानी के दो मॉलिक्यूल हैं, पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कि सेम मॉलिक्यूल है, वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है? कोहेसिव। कौन सा फोर्स लगता है? कोहेसिव फोर्स लगता है। जबकि पानी और जाइलम की दीवार के बीच भी एक फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स लगता है? एडहेसिव। एडहेसिव फोर्स लगता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच एडहेसिव, यानी पानी और जाइलम की दीवार जो है उसके बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा है। दो फोर्स लग गए। उसके अलावा बेटा ये इसके अलावा क्या होता है? कोहेसिव, एडेसिव और पानी जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। पानी बिल्कुल क्या होता है, पानी की सारी जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल ग्रुप में जुड़े रहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे पानी के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल अपना हाथ पकड़े हुए हैं। ये मॉलिक्यूल पानी का ए मॉलिक्यूल पानी के बी मॉलिक्यूल से हाथ पकड़े हुआ है, और साथ में इसका दूसरा हाथ किसके टच में है बेटा? दीवार के टच में है। किसकी दीवार के टच में है? जाइलम के ट्रैकेट्स और जाइलम की वेसल के। उसके अलावा तीसरा पानी, चौथा पानी, पांचवा पानी, छठवां पानी, सब पानी आपस में ग्रुप बना लिए। और ग्रुप बना लेने को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन इनका ज़्यादा हो गया, यानी सारे पानी इकट्ठा होकर के चलने लगे और पानी पूरा पाइपलाइन में भर गया और हर तरफ से इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। किसी ने कोहेसिव बॉन्ड बना लिया है, किसी ने एडेसिव बॉन्ड बना लिया है। पानी का खुद का अपना सरफेस टेंशन होता है, और जब पानी का सरफेस टेंशन होता है तो पानी एक ग्रुप में रहता है, और इस कारण यहाँ इतने सारे फोर्स लगने लगे। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। इसी कारण आप देख रहे हो ये पानी कंटिन्यूअस इधर से उड़ता जा रहा है और रूट से कंटिन्यूअस एक धागे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में, या सोचो जैसे आपकी मोटर में पाइप में पानी बहता है, मोटर से टंकी तक पानी जाता है पाइप द्वारा, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी में जाता है, वैसे ही पानी यूनिफॉर्मिटी में ऊपर चढ़ने लगा। जैसे लगता है कि एक मोटर द्वारा पानी को खींच लिया जा रहा है, मोटर द्वारा पानी को खींच लिया जा रहा है। तो इसी फोर्स को बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। कितने फोर्स काम करते हैं बेटा? कोहेसिव, एडेसिव और सरफेस टेंशन। ठीक है, उसके अलावा और भी फोर्सेस काम करते हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं इस बात को। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ट्रांसपायरेशनल पुल डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, एनिमल्स की प्रॉपर्टी है, प्लांट्स में तो होता ही नहीं। तो अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इन द प्लांट कैन अचीव्ड फेयरली हाई रेट। तो फिर पानी को बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। कितनी तेज़ी से? लगभग 15 मीटर पर आवर के रेट से। मतलब ट्रांसपायरेशनल पुल इतना सफिशियंट फोर्स है कि 15 मीटर पर आवर तक पानी चढ़ जाएगा। अब सोचो यूकेलिप्टस 115 मीटर है तो कुछ ही घंटों में चढ़ जाएगा पानी। हाउ दिस मूवमेंट अकम्प्लिस्ड, ये मूवमेंट कैसे ख़त्म होता है? तो ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन,
ए वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल, पूछा जा रहा है पानी को पुश किया जाएगा कि पुल, हम क्लियर कर चुके हैं पानी को पुल किया जाएगा, ठीक है, थ्रू द प्लांट। और प्लांट का कौन सा हिस्सा पुल करेगा? लीफ। किसके कारण वो पुल किया जाएगा? ट्रांसपायरेशन के कारण। तभी तो थ्योरी का नाम है ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। पूरी थ्योरी का नाम है कोहेशन फोर्स ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी, कोहेशन टेंशन ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी। मोस्ट रिसर्चर एग्रीड दैट वाटर इज मेनली पुल्ड, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि पानी को पुल किया जाता है, बताया था मैंने, पुल किया जाता है बाय द प्लांट, एंड दैट द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपायरेशन। इस पूरी प्रोसेस को ड्राइव कौन कर रहा है बेटा? इस पूरी प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है ये पानी का भाप बन के उड़ना। पानी का भाप बन के उड़ना क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपायरेशन। और ऐसा कहाँ से होता है? लीफ से। इसीलिए साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कोहेशन टेंशन ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी। कोहेशन, क्योंकि जब भी दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जब भी दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं कोहेशन द्वारा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ लगने लगता है। तो कोहेशन टेंशन ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी, ठीक है, तो कोहेशन टेंशन ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बट व्हाट जनरेट दिस ट्रांसपरेशनल पुल? ये ट्रांसपरेशनल पुल कैसे जनरेट होता है? तो मैंने आपको बता दिया था कई फोर्स काम करते हैं। मैं बता दूं, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा कि ये तीन फोर्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है। तो कैसे जनरेट होता है ट्रांसपरेशनल पुल, ये देखते हैं। अच्छा, उसके पहले एक बात याद करो, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल पौधे 100% पानी लेते हैं तो उसका 99% पानी तो उड़ा देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल में। केवल 1% वाटर ही वो अपने लिए बचा के रखते हैं, और वही लेस देन 1% वाटर उनकी ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस के काम आया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए तो मैंने बोला था वाटर इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर द नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट। क्या लिखा है? वाटर इज ए ट्रांजिएंट इन प्लांट, पानी बहुत कम देर के लिए रहता है। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीफ इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। केवल 1% से भी कम पानी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आता है और फोटोसिंथेसिस के काम आता है, ठीक है। ज़्यादातर पानी उड़ जाता है कहाँ से? स्टोमेटा इन द लीफ से, ठीक है। दिस वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। इसी वाटर लॉस को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपायरेशन। तो आइए आगे हम लोग थ्योरी को डिटेल में समझते हैं कि ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी बेहतर है तो क्यों बेहतर है, और पानी कैसे ऊपर जाता है। हालांकि मैं आपको हिंट दे चुका हूँ, लेकिन और क्लैरिफाई करते हैं, क्रिस्टल क्लियर करना है बेटा हम लोगों को कॉन्सेप्ट को। तो आइए बेटा देखते हैं कि ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी जो कि डिक्सन एंड जॉली ने दी थी। किसने दी थी? डिक्सन एंड जॉली ने। बहुत मॉडर्न थ्योरी है। ये कैसे काम करती है? ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी कैसे काम करती है ये अब हम देखेंगे। बेटा आप उससे पहले ये बता दें कि डाइकॉट में जो स्टोमेटा होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं? वो होते हैं बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, और थोड़े बहुत अपवाद भी हैं, इसलिए लिखा है डाइकॉट एंड सब मोनोकॉट। जबकि देखिए मोस्टली मोनोकॉट्स में कैसे होते हैं? वो होते हैं डम्बल शेप, डम्बल शेप। और आप देख रहे हो स्टोमेटा खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का प्राइमरी कारण होता है द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। जब गार्ड सेल टर्जिट होंगे तो स्टोमेटा ओपन, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होंगे तो स्टोमेटा क्लोज्ड। कैसे हो जाएंगे बेटा? क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम ज़्यादा स्टोमेटा के डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स ट्रांसपरेशनल पुल थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखो, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी आ रहा है रूट हेयर से। पानी रूट हेयर से अंदर एब्जॉर्ब होकर के आ गया। आने के बाद बेटा ये कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है जाइलम में। ये पानी जाइलम में आ गया, ठीक है। इस तरफ पत्तियां हैं बेटा, ये पत्तियों से, पत्तियों पे क्या लगे हुए हैं? स्टोमेटा। और क्या होती है? क्यूटिकल, ठीक है। पत्तियों पे स्टोमेटा होता है और क्यूटिकल होता है। तो लगभग 99% जो पानी है वो यहीं से भाप बन के उड़ जाता है। 99% वाटर ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द स्टोमेटा एंड लेस देन 1% ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द क्यूटिकल। अब देखो यहाँ से पानी जब भाप बन के उड़ रहा है, तो पानी जब भाप बन जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन उसका कम हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन कम हो जाता है। कोहेसिव फोर्स लगेगा नहीं, एडहेसिव फोर्स लगेगा नहीं, सारे फोर्सेस कम हो गए बेटा बाहर। बाहर सारे फोर्सेस कम हो गए
क्योंकि पानी किस फॉर्म में आ गया, वेपर्स के फॉर्म में। पानी बेटा वेपर्स के फॉर्म में आ जाता है। तो मैंने क्या बोला था, जब पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, गैसेस फेज में रहेंगे, तो उनका सरफेस टेंशन कम होता है, ऐसा आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो बताइए, पानी जब लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा, लेकिन पानी जब वेपर्स के फॉर्म में या गैसेस स्टेज में आता है तो सरफेस टेंशन कम। एक फोर्स तो यही कम हो गया बेटा। दूसरा फोर्स कौन सा कम हुआ, पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, कोहेसिव फोर्स लग नहीं रहा है। और कोई किसी दीवार के टच में रहे नहीं, इसलिए एडहेसिव फोर्स भी नहीं लग रहा है। ये सारे फोर्स नहीं लगते, मतलब बाहर हर चीज़ की कमी है। जबकि अंदर देखो, अंदर क्या है, पानी का एक मॉलिक्यूल ये रहा, पानी का दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है। पानी और ये दीवार के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, एडहेसिव। ये कौन सा फोर्स है, सी लिख देता हूँ। ये है बेटा सी, सी यानी कोहेसिव फोर्स। पानी की और जाइलम के दीवार के बीच में कौन सा लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। दो फोर्स लग गए। अब बताओ, पानी का एक मॉलिक्यूल है यहाँ की बहुत सारे मॉलिक्यूल है। पानी किस फेज में है, लिक्विड फेज में कि सॉलिड फेज में, लिक्विड फेज में। जब लिक्विड फेज में है तो सारे मिलके हुड़दंग मचाएंगे, क्योंकि जब सारे एक जगह दोस्त होते हैं तो हुड़दंग मचाते हैं। इस हुड़दंग का नाम है सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा है यहाँ का, हुड़दंग मचा रहे हैं सब। तो बताइए, को एक तो कोहेसिव फोर्स काम किया, दूसरा एडहेसिव फोर्स काम किया, तीसरा सरफेस टेंशन काम किया। यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा है बेटा, यहाँ फोर्सेस बहुत कम हो गए हैं। इसलिए बताइए, कोई भी चीज़ किधर से किधर जाती है, फ्रॉम हाई फोर्स टू लो फोर्स। तो यहाँ से पानी को खींच लिया जाएगा और इधर से पानी खींचा चला आएगा। इसका कारण क्या था, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन। उसके अलावा एक बात और बता दे बेटा, ये जो पानी जिसमें बहता है, ट्रैकिट्स और वेसल, उसका डायमीटर बहुत कम होता है। डायमीटर कम होने से एक और फोर्स लगने लगता है, कैपिलरी फोर्स। तो कैपिलरी फोर्स भी लगने लगता है। इसलिए ये सारे फोर्स मिल करके पानी जो होता है, ये सारे फोर्स मिल करके पानी की कंटिन्यूस धारा बना देते हैं। देखिए, पानी ब्लू लाइन से शो किया जा रहा है और कंटिन्यूस धारा के रूप में आगे बढ़ने लगा। और इस तरफ से इस कंटिन्यूस धारा को किसने मेंटेन किया, तो लीफ ने वाटर लॉसेस के कारण इसको खींच लिया। लीफ ने वाटर लॉसेस के कारण खींच लिया। और इनमें कितने फोर्सेस ने काम किया, कई फोर्स ने काम किया। कोहेसिव फोर्स ने हेल्प किया, एडहेसिव फोर्स ने हेल्प किया, सरफेस टेंशन ने हेल्प किया, साथ में कैपिलरिटी फोर्स ने हेल्प किया। इन सभी के कारण पानी लीफ द्वारा खींच लिया गया। इसी थ्योरी को बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी, जो कि डिक्सन और जॉली ने दी थी। लिखा है, यू हैव स्टडीड ट्रांसपायरेशन इन अर्लियर क्लासेस बाय इनक्लोजिंग ए हेल्दी प्लांट इन पॉलीथीन बैग। आपने देखा था जब हम एक पौधे को, गमले में लगे हुए पौधे को धूप में पॉलीथीन से ढक के रख देते हैं, तो उस पर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि भाप बन के उड़ेंगी तो पॉलीथीन उसको रोक लेगा। और आपने पानी के ड्रॉपलेट्स देखे होंगे इनसाइड द पॉलीथीन बैग। यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विच टर्न्स कलर बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। देखो, इन्होंने कहा कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट करके भी पता कर सकते थे। कैसे, एक लीफ ले लिया, ठीक है, जो गमले में लगा हुआ है, उसके ऊपर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा दिया, दोनों सरफेस पर, नीचे पर भी ऊपर पर भी। कोबाल्ट क्लोराइड का जो कलर होता है रियल में, वो कैसा होता है, ब्लू। कैसा होता है, ब्लू। जब पानी के संपर्क में आएगा तब वो कैसा हो जाएगा, वो पिंक हो जाता है। यानी अगर ट्रांसपायरेशन होगा तो पानी जरूर वेपर्स के फॉर्म में निकलेगा। और अगर पानी वेपर्स के फॉर्म में निकलेगा तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर बदल देगा। जितना ज़्यादा पानी निकलेगा बेटा, उतना ज़्यादा कलर पिंक होगा। जितना कम पानी निकलेगा उतना कम पिंक होगा। इससे क्या पता चलेगा, जिस सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उस तरफ का कोबाल्ट क्लोराइड ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और जिस तरफ कोबाल्ट क्लोराइड ट्रांसपायरेशन कम हो रहा होगा या स्टोमेटा कम होंगे, उस तरफ लेस पिंक रह जाता है। देखिए, ये पॉइंट मैंने एडिशनल डाला हुआ है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कैन बी इजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर ब्लू होता है, लेकिन जब वो वाटर के टच में आ जाता है या ट्रांसपायरेशन जब हो जाता है तब वो पिंक हो जाता है। वी कैन मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय यूजिंग द टाइम टेकन फॉर द पेपर टू चेंज द कलर फ्रॉम द ब्लू टू पिंक। आप सोचो जरा, मैंने एक लीफ दी आपको, आपने उसके ऊपर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रखा, दूसरी लीफ दी, उसके ऊपर भी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रखा। इसका कलर जल्दी पिंक हो गया, इसका कलर देर में पिंक हो गया। मैंने पूछा किस पे स्टोमेटा ज़्यादा थे, आपने बोला इस पे ज़्यादा थे। मैंने पूछा किसका ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा था, आपने बोला ए लीफ का ज़्यादा था। ठीक है, इस तरह से आप समझ जाओगे कि ट्रांसपायरेशन रेट किस स्पीड से हो रहा है। देखो, ट्रांसप्रेशनल पुल में क्या बोला था, इस साइड लिख लेते हैं लीफ, इस साइड लिख लेते हैं बेटा रूट। लीफ में कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ट्रांसपायरेशन।
जिसमें पानी भाप बन के उड़ रहा है। पानी भाप बन के उड़ रहा है तो यहाँ का मैंने आपको पहले भी बोला था साई डब्ल्यू कैसा होगा, लो, क्योंकि पत्तियों में पानी की कमी होगी। इसने रूट से बोला बेटा तेरे पास पानी है, तो रूट ने कहा हाँ है, मेरे पास तो पानी ही पानी है। ठीक है, तो रूट के पास पानी इसलिए क्योंकि रूट पानी के संपर्क में था, इसलिए वहाँ पे पानी है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ की प्रक्रिया का नाम है ट्रांसपायरेशन, यहाँ की प्रक्रिया का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर साई डब्ल्यू कैसा था, हाई। तो उसने बोला बेटा तेरे पास पानी, इसने बोला मेरा गला सूख रहा है क्योंकि पानी की कमी है। इसने बोला मेरे पास बहुत पानी है, तो इसने कहा तू मुझे पुश कर दे। इसने कहा मेरे पास इतना फोर्स नहीं है कि मैं तुझे पुश कर सकूं। तो लीफ ने कहा रुक मैं खींच लेता हूँ। तो इसने पानी को खींच लिया। कैसे खींचा? पानी के सेम मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगा करके, कोहेसिव। पानी और जाइलम की दीवार के बीच में कौन सा लग रहा है, देखो बेटा, एडहेसिव। ठीक है, तो दो फोर्स लगे, कोहेसिव फोर्स लगा सेम मॉलिक्यूल के बीच, पानी और ट्रैकिड्स और वेसल की दीवार में जो लगा वो लगा एडहेसिव, दो फोर्स ये लग गए। और आपको पता होना चाहिए कोहेसिव फोर्स जो होता है उसी से टेंसाइल फोर्स भी जनरेट होता है। टेंसाइल फोर्स और कोहेसिव फोर्स लगभग सेम ही है। टेंसाइल फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या है, इसको ऐसे समझेंगे, जब पानी के दो मॉलिक्यूल चल रहे होते हैं तो सेम मॉलिक्यूल के बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है, और जो हल्का सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि जब पानी को खींचा जाए तो वो क्या हो जाए, पानी टूट ना जाए। इसीलिए उस फोर्स को बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स। यानी कोहेसिव फोर्स ही टेंसाइल फोर्स देता है। पानी के सेम मॉलिक्यूल के बीच जुड़ गए, ये होता है कोहेसिव, और हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके बीच, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसीलिए मैंने इसके लिए फार्मूला बताया। बताओ ट्रांसपैरेशनल पुल में कौन से फोर्स काम करते हैं? तीन। फार्मूला क्या है? कास। कास मैं भी ये कर सकता, काश काश मैं भी कोरोना होता, मज़े ले रहा होता बाहर घूम घूम के, अभी घर में लॉकडाउन में बैठे हैं। तो काश, तो पहला फोर्स बेटा कोहेसिव, दूसरा एडहेसिव, तीसरा सरफेस टेंशन। ठीक है, और एक और होता है टेंसाइल, वो बाद में बताते। तो इसका मतलब था कोहेसिव फोर्स। देखो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में म्यूचुअल जो फोर्स लग रहा था वो। एडहेसिव फोर्स क्या होता है बेटा? एडहेसिव फोर्स वो होता है जो वाटर और पोलर सरफेस के बीच लग रहा है। किसके पोलर सरफेस के बीच में? ट्रैकरी एलिमेंट, मतलब ट्रैकिड्स और वेसल के दीवार से जो लग रहा है वो। सरफेस टेंशन क्या होता है? पानी जब लिक्विड फेज में होता है तो उस पर वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, किसकी तुलना में? गैस की तुलना में। मतलब यहाँ पे पानी जो है वो दूर दूर चला गया था तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, यहाँ पानी पास पास बैठे थे तो हुड़दंग मचाए थे बेटा। ठीक है, तो तीन फोर्स काम करते हैं। फार्मूला क्या बताया था? कास। उसके अलावा देखो क्या होता है, दीज प्रॉपर्टी गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया था, दैट इज एन एबिलिटी टू रजिस्ट द पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरिटी। इसके अलावा क्या होता था, उसके अंदर एक पुलिंग फोर्स को सहने की एक क्षमता आ गई थी। मतलब बताया था ना कि पानी को जब खींचा जाएगा तो पानी के दो मॉलिक्यूल ऐसे झटके से टूटेंगे नहीं, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। उसके अलावा ये जो जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल होते हैं इसका डायमीटर काफ़ी कम होता है, और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन में ही, अगर किसी भी चीज़ का डायमीटर काफ़ी कम हो तो पानी अपने आप उसमें ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैपिलरिटी। तो देखो लिखा है द एबिलिटी टू राइज द वाटर इन थिन ट्यूब्स। थिन ट्यूब, और थिन ट्यूब किसकी होती है? ट्रैकिड्स और वेसल एलिमेंट की, ट्रैकिड्स और वेसल एलिमेंट की। इस कारण आपने देखा पानी ऊपर चढ़ गया। इस थ्योरी को बोलते हैं ट्रांसपैरेशनल पुल थ्योरी। इट इज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। दिस इज द बेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन द पुल ऑफ वाटर बाय द लीफ फ्रॉम द रूट। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वाटर। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए। द स्टेम ऑफ जाइलम वेसल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ वेन कैन सप्लाई द नीडेड वाटर। मतलब सीधे सीधे रूट से लेकर के लीफ तक पानी कैसे आता है? वेन्स द्वारा। वेन वेन होती क्या बेटा? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में क्या क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो पानी की बात कर रहे हैं तो पानी तो जाइलम से आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है बट वॉट फोर्स डज ए प्लांट यूज टू मूव द वाटर इन टू द लीफ पैरेनकाइमा सेल वेयर दे आर नीडेड। बोलते कौन सा फोर्स है जो लीफ के पैरेनकाइमा तक लाएगा पानी को? एज वाटर इवेपरेट, क्योंकि पानी भाप बन के उड़ रहा है स्टोमेटा द्वारा, इसलिए पानी की एक पतली सी कंटिन्यूअस वो बन जाती है, पतली फिल्म बन जाती है। आपको दिखाते हैं, ये देखो जाइलम से पानी यहाँ आया और यहाँ पानी उड़ रहा है,
यहाँ से पानी उड़ रहा है निकल के। तो ये पानी की जो है ना, ये देखो पतली पतली, ये क्या हो गई, फिल्म बन गई है चारों तरफ, पैरेनकाइमेटस सेल के चारों तरफ पतली पतली देखो फिल्म बन गई है। इधर से पानी भाप बन के उड़ता जा रहा है और इधर से कंटिन्यूअस पानी लगातार सप्लाई होता चला जा रहा है ऐसे देखो। रुकिए एक बार फ्रेश फिगर दिखाते हैं। ध्यान दो, ये ग्रीन कलर से ध्यान देना। यहाँ से पानी निकला पैरेनकाइमा की सेल के चारों तरफ चिपकते हुए, यहाँ से फिर इधर आते हुए, फिर इधर से इधर आते हुए कंटिन्यूसली आ रहा है बिना चेन को तोड़े हुए। पूरी चेन कंटिन्यूअस है, टूट नहीं रही है, क्योंकि उनके बीच में कौन कौन से फोर्स लगे हैं, कोहेसन, एडेशन, सरफेस टेंशन। और इधर से पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो ना कोहेसन फोर्स लगेगा, ना एडेशन फोर्स लगेगा, ना सरफेस टेंशन लगेगा। इसलिए पानी एक पतली की फिल्म, पतली सी फिल्म के रूप में बिना टूटे चला आ रहा है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, आइए इसी को एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके लिए, लिखा हुआ है एज वाटर इवेपोरेट्स, यानी पानी भाप बन के उड़ा तो पतली सी फिल्म के रूप में पानी लगातार कंटिन्यूअस चला आ रहा है। इट रिजल्ट्स इन पुलिंग द वाटर, इसलिए इस तरह से पानी को पुल कर लिया गया मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। कैसे, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, इनटू द लीफ फ्रॉम द जाइलम, जाइलम से यहाँ तक आ गया। ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पानी की कमी है, यानी मैंने बोला था ना साई डब्ल्यू काफ़ी कम है लीफ में, एज कम्पेयर टू स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा की कैविटी की तुलना में बाहर की तरफ पानी का बहुत कमी है। एंड द इंटरसेलर स्पेस, तो पानी जो होता है आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द सराउंडिंग एयर। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ पानी उसकी तुलना में ज़्यादा है, तो इधर से इधर तेज़ी से डिफ्यूज़न होने लगता है पानी का। तो पानी इधर से खींच लिया जाता है, खींच लिया जाता है, और अंदर से पानी की करंट बिना टूटे बाहर चली आती है। ठीक है, इस प्रकार पानी यहाँ से निकल जाता है। दिस क्रिएट्स ए पुल फोर्स, इसी वजह से पुलिंग फोर्स लग जाती है। मेजरमेंट्स रिवील दैट, मेजरमेंट से पता चला, रिवील मतलब पता चलना, कि द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपायरेशन कैन क्रिएट प्रेशर, इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है ट्रांसपरेशनल पुल द्वारा कि पानी की धारा बिना टूटे 130 मीटर तक हाइट तक चली जा सकती है। अभी तक तो हमने दुनिया का सबसे लंबा पौधा जो है अभी तक देखा था सिकोया सेमी परवेरेंस या जाइगेंटिज्म, उसमें हाइट होती है 115 मीटर के अप्रॉक्स। तो इससे भी ज़्यादा 130 मीटर तक हाइट तक का ये पानी सप्लाई कर सकता है, मतलब ये इतना ज़्यादा बढ़िया पुल फोर्स है। ठीक है, ये फिगर तो समझ में आ ही गया। अब देखिए, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। कैसे, ट्रांसपायरेशन का एक ही पर्पस नहीं था कि पानी को ऊपर चढ़ाना, ट्रांसपायरेशन के कई पर्पस होते हैं। पहला, ट्रांसपायरेशन पुल फोर्स है कि पुल फोर्स है, तो इससे पानी का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था और पानी का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा था। एब्जॉर्प्शन बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट बाय वैस्कुलर बंडल, ये कहाँ से, एब्जॉर्प्शन बाय द रूट और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट वाया जाइलम। चलिए, दो बातें क्लियर हो गई। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए पानी सप्लाई करता है, बताया था लेस देन 1% वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ। और साथ में मिनरल भी तो ले आता है। बताइए, ट्रांसपायरेशन नहीं होता तो मिनरल अंदर नहीं आते, ठीक है, फिर डिफरेंट पार्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो जाइलम नॉट ओनली सप्लाइज द मिनरल वाटर बट ऑल्सो सप्लाइज द मिनरल। और अभी बीच में बताया था कि 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर ये फॉल कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, जो पौधे का सरफेस है या लीफ का सरफेस है कूल कर जाता है। ठीक है, फिर उसके अलावा ये शेप को मेंटेन करता है, पौधे के सेल के शेप को मेंटेन करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, कि उसको टर्जिड बना करके, टर्जिड यानी फूले रहना। जब सेल फूली रहेगी, पानी होगा तभी फूली रहेगी, जब सेल फूली रहती है तो फिर क्या होती है, उसका शेप मेंटेन होता है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसको लगातार पानी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पौधे को, क्योंकि आपने इक्वेशन सुनी होगी, CO2 प्लस वाटर बराबर C6H12O6 प्लस O2। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, वैसे ये 6, ये 12, ये 6 और 6 वाटर भी निकलता है। अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, तो आप देखो लगातार पानी की चाहिए, पानी की सप्लाई होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय द अवेलेबल वाटर विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय द ट्रांसपायरेशन। बोला गया फोटोसिंथेसिस में लगातार पानी की सप्लाई होगी
क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे से 100% पानी लिया गया, ऊपर से 99% पानी उड़ा दिया गया। तो ये जो 1% पानी था वो तेजी से ले रहा था। कौन ले रहा था? लीफ। लीफ ले रही थी ताकि ये फोटोसिंथेसिस में काम कर यूज में ला सके। लिखा है द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू द वास्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ लीफ एंड बैक टू द सॉइल। देखो आपने देखा होगा कि ज़्यादा घने जंगल में ज़्यादा नमी रहती है। उसका कारण है कि पानी बार बार भाप बन के उड़ता है और फिर वो बारिश के रूप में वापस मिट्टी में आ जाता है, फिर पानी भाप बन के उड़ता है, फिर मिट्टी में वापस आ जाता है। इसीलिए ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट का मेन कारण होता है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू लीफ एंड लीफ टू वापस सॉइल बाय द रेनफॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। दुनिया में सबसे पहले कौन से डाइकॉट पौधे आए कि मोनोकॉट? तो दुनिया में सबसे पहले आए डाइकॉट। तो देखो क्या लिखा है, इसीलिए दुनिया में सबसे पहले पौधे डाइकॉट आए, उसके बाद मोनोकॉट पौधे आए। तो कौन एडवांस है बेटा? मोनोकॉट। क्यों एडवांस है उसका कारण देखते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखा है। द इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम is probably due to the strategy of maximizing the availability of CO2 while minimizing the water loss। क्या बोला गया? C4 पौधों की C3 पौधों की पहले कमी सुनो। C3 पौधे क्या करते थे? CO2 ज़्यादा यूज़ करते थे और पानी भी ज़्यादा उड़ाते थे। CO2 ज़्यादा यूज़ करते थे, पानी भी ज़्यादा उड़ाते थे और खाना कम बनाते थे, यानी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इनकी बहुत कम थी। C4 पौधे की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, नेचर ने C4 पौधे को इवाल्व किया क्योंकि उनको उतने ही CO2 से ज़्यादा खाना बनाना था और पानी का लॉस भी आधा करना था। उतने ही CO2 से खाना ज़्यादा बनाता था और पानी का लॉस भी आधा करना था। खाना डबल बनाना था, 2 टाइम्स, और वाटर लॉसेस हाफ करने थे। इसीलिए C3 पौधों को इवॉल्व करके C4 पौधे बनाए गए। देखो लिखा है C4 प्लांट आर ट्वाइस एफिशिएंट एज C3 प्लांट। देखो 2 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। C4 plant are twice efficient as C3 plant in terms of fixing CO2 यानी मेकिंग शुगर, यानी खाना बनाने के मामले में या फिर CO2 को फिक्स करने के मामले में ये C3 पौधों से 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। और देखो और एक और खूबी है, C4 plant losses only half as much as water of C3 plant for the same amount of CO2 fixation। उतने ही CO2 को फिक्स करने के लिए, उतना ही CO2 से फिक्स करने के लिए खाना भी डबल बनाया और वाटर लॉसेस भी आधे कर दिए। तो विच प्लांट इज बेटर बेटा? तो कौन से पौधे बेहतर हैं? C4। अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। क्या लिखा हुआ है? अनलाइक वाटर ऑल द मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट। मतलब पानी तो पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन मिनरल जो होते हैं, अनलाइक वाटर ऑल द मिनरल कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द वाटर रूट। मतलब पानी की तरह सारे मिनरल पैसिवली एब्जॉर्ब होकर के नहीं आ सकते, ठीक है। इनको कुछ ना कुछ, देखो बताया गया था ना कि जो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब होता था प्योरली बाय डिफ्यूज़न, याद आ रहा है? लास्ट वीडियो लेक्चर देखिएगा कल का, प्योरली बाय डिफ्यूज़न, यानी कि ये था कैसा प्रोसेस? पैसिवली, प्योरली पैसिवली प्रोसेस थी, ठीक है ना। तो पानी का एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस था बेटा? मैं पानी का एब्जॉर्प्शन की केवल बात कर रहा हूँ, वो डिफ्यूज़न द्वारा हो रही थी, लिखा भी था कि प्योरली बाय डिफ्यूज़न, इस तरह से। लेकिन मिनरल का नहीं होता ऐसा। में इसके 2 कारण हैं। एक तो मिनरल होता है चार्ज आयन के फॉर्म में। मिनरल सॉइल में कैसे होता है? चार्ज आयन्स के फॉर्म में, कैटायन और एनायन। बेटा कैटायंस का होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, कैटायंस का होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन इन द रूट, जबकि एनायंस होता है ए फॉर एनायन और ए फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है? एनायन का। कैटायन का कैसा होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन, और ये मोर अमाउंट में होता है। इसलिए अगर हमको सिंगल चॉइस सेलेक्ट करना है तो हम बोलेंगे मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके 2 कारण हैं, देखो लिखा है 2 फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस, कि मिनरल हमेशा जो होते हैं सॉइल में चार्ज पार्टिकल के रूप में होते हैं, यानी कैटायन एंड एनायन, ठीक है। इसीलिए वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाएंगे? सेल मेम्ब्रेन बनी है बेटा लिपिड की। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। और आपको पता है आयंस जो होते हैं और वाटर सोल्यूबल जो चीज़ें होती हैं, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, वो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। उनके लिए गेट की ज़रूरत पड़ेगी, याद करो गेट की ज़रूरत पड़ती है। इन गेट को हम लोग ने पंप बोला था, पंप बोला था। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है तो पंप याद दिलाना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है,
यानी ये डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, तो ये कैसे जाएंगे? वाया पंप द्वारा, पंप द्वारा जाएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज यूजली लो देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट। अभी अभी रूट प्रेशर थ्योरी में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? ये देखो, अभी अभी बताया था कुछ देर पहले। इस तरफ मिनरल कॉन्सेंट्रेशन लेस है, इस तरफ मिनरल कॉन्सेंट्रेशन मोर है, ठीक है। तो बताओ किसके थ्रू आना पड़ेगा? पंप के थ्रू। पंप क्या करता था? पंप किसी भी चीज़ को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेज देता था। इसके लिए ये क्या लॉस करता था? एटीपी। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हमने क्या कहा था बेटा? हमने कहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यही कारण है कि मिट्टी में मिनरल कॉन्सेंट्रेशन कम है और रूट में ज़्यादा है। इसी कारण जो वो होता है पंप, ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक लाता है बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो क्लियर हो गया बेटा? एक एक चीज़ याद आ रही है? तो देखो क्या लिखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज यूजली लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द मिनरल, मोस्ट ऑफ द मिनरल यानी कौन से वाले बेटा? कैटायन की एनायन? एनायंस आर एंटर्ड, must enter the root by active transport into the cytoplasm of the epidermal cell. This needs the energy in the form of ATP. इसके लिए ATP चाहिए, अभी अभी बताया था। The active uptake of ion is partially dependent upon the water potential gradient in the root. Therefore, uptake of water by the osmosis, some ions also move in the epidermal cell passively. मतलब क्या बोला गया था? आपको अभी बताया था ना कुछ देर पहले कि जब मिनरल अंदर आया तो अंदर क्या हो गई? वाटर पोटेंशियल कम हो गया। जब अंदर वाटर पोटेंशियल लो है, बाहर की तुलना में वाटर पोटेंशियल बाहर, इसकी तुलना में बाहर की तरफ वाटर पोटेंशियल हाई है, तो पानी भी तो अंदर आया था, इसी कारण तो रूट प्रेशर जनरेट हुआ था। तो जब पानी अंदर आ जाता है फ्रॉम हाई टू लो, तो पानी के अंदर आने को क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जब ऑस्मोसिस होगी तो कुछ आयंस पैसिवली भी चले आते हैं, पैसिवली चले आते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है। एंड देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, कभी कभी पानी क्या होता है? ऑस्मोसिस द्वारा आ जाता है, मतलब पानी ऑस्मोसिस द्वारा ही आता है, कभी कभी क्या पानी ऑस्मोसिस द्वारा ही आता है। सम आयंस ऑल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली, इसी पानी की करंट के साथ साथ जो कि ऑस्मोसिस विधि द्वारा हो रहा है, कुछ आयंस अंदर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ आयंस अंदर आ जाते हैं। तो इस कारण एक्टिव वाले भी आ गए, पैसिव वाले भी आ गए। अब देखो, आयंस एब्जॉर्ब हुआ सॉइल से आइदर बाय पैसिवली और बाय एक्टिव, दोनों तरीकों से एब्जॉर्ब हुआ। बताओ कैटायन कैसे एब्जॉर्ब हुए? बिल्कुल सही। एनायंस कैसे एब्जॉर्ब हुए? बिल्कुल सही। मिनिमम मात्रा में कौन आया था? ये वाला। मैक्सिमम मात्रा में कौन आया? ये वाले। स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन में, प्रोटीन का नाम तो अब आप बता ही दोगे, जो एक्टिवली पंप कर देती हैं। देखो, पंप द आयन फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मिस सेल, ठीक है। लाइक ऑल द सेल, एंडोडर्मल सेल हैव मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलते हैं जैसे हर सेल में प्रोटीन होती थी, पंप होते थे, वैसे इस एंडोडर्मिस सेल में भी पंप होती थी। देखो, पहले रूट हेयर में आया, एनाटॉमी याद करो, फिर रूट हेयर से एपिडर्मिस की सेल में आया पंप द्वारा, एपिडर्मिस की सेल से कॉर्टेक्स की सेल में आया, कॉर्टेक्स की सेल से एंडोडर्मिस की सेल में आया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात कर रहे हैं। बोलते हैं सभी सेल्स की तरह जो एंडोडर्मिस की सेल होती है उसमें भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी पंप लगे होते हैं, पंप धसे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दे लेट सम सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स। और ये क्या करते हैं? ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ की जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, वो सभी को यहाँ से यहाँ अलाउ नहीं करती हैं, केवल सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं, सेलेक्टेड आयंस को ही अलाउ करती हैं, सेलेक्टेड आयंस को अलाउ करती हैं। तो कहाँ की प्रोटीन सेलेक्टिवली परमेबल होती है? तो आपको बता देते हैं कि एंडोडर्मिस की जो होती है वो सबको अलाउ नहीं करती, केवल लेट सम द सल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स, कुछ को अलाउ नहीं करती है, कुछ को अलाउ करती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मिस आर द कंट्रोल पॉइंट, इसीलिए इसको कंट्रोल पॉइंट भी कहा जाता है। बताइए कहाँ का कंट्रोल पॉइंट है? कंट्रोल पॉइंट, ये कंट्रोल पॉइंट था, यहाँ चेक किया जा रहा था, वेयर द प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी, प्लांट क्वांटिटी एडजस्ट करता है, एंड टाइप्स ऑफ सल्यूट दैट रीच इन द जाइलम,
यानी कि जो आयंस या मिनरल्स की क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ सल्यूट है वो किस जगह पर डिसाइड किया जाता है? बाय द पंप ऑफ एंडोडर्मिस प्रोटीन, बाय द पंप ऑफ एंडोडर्मिस प्रोटीन। नोट दैट द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सुबेरिन। इसमें भी क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि यहाँ थी बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप, आपको बताया था वीडियो लेक्चर में लास्ट वाले। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती? कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन एंड लिग्निन, और इसीलिए ये एक्टिवली पंप करती थी आयंस को इन वन डायरेक्शन ओनली, वन डायरेक्शन ओनली, केवल अंदर की तरफ पंप कर देती थी और जो नहीं जा पाते उसको वहीं छोड़ देती थी। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। देखो बेटा, कोई भी चीज कहाँ पे बनता है, कोई भी चीज कहाँ जहाँ ज्यादा होगा उसको बोलते हैं सोर्स, और जहाँ पे कम होगा उसको बोलते हैं सिंक, या जहाँ यूज हो रहा होगा उसको बोलते हैं सिंक। अब जरा सोच के देखो, रूट क्या है बेटा? रूट सोर्स है, किसके लिए? मिनरल के लिए। रूट जो होता है मिनरल के लिए सोर्स है, जबकि जो हमारे एपेक्स होते हैं, जबकि जो एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, यंग लीफ होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ये सब बेटा सिंक की तरह काम करते हैं। इनको मिनरल की आवश्यकता होती है, जबकि रूट के पास बहुत मिनरल है इसलिए वो सोर्स की तरह काम करता है। तो देखिए क्या लिखा है, आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड इन जाइलम। एक बार मिनरल एब्जॉर्ब होकर के जाइलम में पहुंच गया, चाहे वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होकर आया हो या पैसिवली एब्जॉर्ब होकर आया है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है, तो दियर फर्दर ट्रांसपोर्ट अप टू द स्टेम टू ऑल द प्लांट इज थ्रू द ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम। क्योंकि यही थ्योरी वैलिड थी, यही तो थ्योरी वैलिड थी। वैलिड थ्योरी वॉज ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। तो देखो यहाँ सिंक क्या है? मिनरल के लिए जो सिंक होता है, पहले तो सोर्स देख लो। सोर्स क्या है? रूट, क्योंकि रूट में बहुत सारे मिनरल एब्जॉर्ब होके आए हैं। तो यहाँ सिंक क्या होगा? सिंक वो होगा जहाँ मिनरल यूज होता है, जैसे ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द प्लांट, जैसे एपिकल बड, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ये लिखा है एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम, जैसे यंग लीफ, नई नई पत्तियाँ, जैसे डेवलपिंग फ्लावर्स, उनको भी मिनरल की आवश्यकता है, फ्रूट और सीड, फ्रूट और सीड और फ्लावर, इन सब को मिनरल की आवश्यकता होती है, या फिर कहीं स्टोर हो रहा है उनको मिनरल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मिनरल लोड हुआ है बेटा, सोर्स में हमेशा मिनरल क्या होता है? लोडिंग, यानी कि अंदर आया है, और इस जगह पे क्या होगी? इनकी अनलोडिंग होगी, इनकी अनलोडिंग होगी। तो यहाँ पे कैसे अनलोडिंग होगी? जाइलम हमेशा वेन के अंदर खुलते हैं, तो अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन अकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन द्वारा होगा, और एक्टिव अपटेक ऑफ दिस सेल, और एक्टिव अपटेक द्वारा भी होगा। मतलब ये पैसिव मेथड से भी हो सकता है और एक्टिव मेथड से भी हो सकता है। पैसिव मेथड से भी हो सकता था और एक्टिव मेथड से भी हो सकता था, दोनों तरीकों से हो सकता था। देखो बेटा, मिनरल्स जो होते हैं कुछ रीमोबिलाइज होते हैं, कुछ इमोबिलाइज होते हैं, कुछ रीमोबिलाइज होते हैं और कुछ इमोबिलाइज होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो जैसे सोचो, ये ओल्ड लीफ है, ये ओल्ड लीफ है नीचे वाली, ऊपर वाली तो न्यू होगी, ये न्यू, ये ओल्ड लीफ है। जो इनके अंदर जो मोबिलाइज वाले मिनरल हैं, ये पत्ती जब बूढ़ी हो जाती है यानी सेनेसेंस अवस्था में जाती है, तो ये अपने मिनरल इसको दे देती है, यंग पार्ट को। जो मोबाइल वाले मिनरल होते हैं वो यंग पार्ट को दे देती है। तो इनकी कमी अक्सर किस में हो जाती है? ओल्ड वाली में। और ओल्ड वाली गिर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी सप्लाई किसको हो जाती है? यंग वालों को। तो जो मोबाइल मिनरल होते हैं वो बूढ़ी पत्तियां यंग पत्तियों को दान दे जाती हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो इमोबाइल होते हैं वो तो यहाँ से लेके यहाँ निकल के यहाँ जा नहीं पाएंगे, वो उसी में रह जाएंगे, वो उसी में रह जाएंगे, और वो बूढ़ी पत्तियों के साथ गिर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो वो पौधा यूज़ नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो कौन कौन से मिनरल मोबिलाइज होते हैं? तो बता दें, NK, PS और Mg। NK, PS और Mg, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम। और कौन से इमोबिलाइज होते हैं? कैल्शियम और सल्फर। कास। अब आप बोलोगे सर कि सल्फर दोनों में आ रहा है। बेटा सल्फर फ्री अवस्था में भी रह सकता है आयनिक के फॉर्म में, और सल्फर जो होता है वो प्रोटीन का भी पार्ट है और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है। तो जब ये कोई स्ट्रक्चर बना रहा होगा तब ये फ्रीली मूवेबल नहीं होगा, और जब ये फ्री होगा आयनिक फॉर्म में होगा तो फ्रीली मूवेबल होगा। इसलिए अगर सिंगल चॉइस चूज करनी है कि
प्योर इमोबिलाइज मिनरल बताइए, तो आंसर आएगा कैल्शियम। आइए पढ़ते हैं। मिनरल्स आयन आर फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज। मिनरल्स आयन जो होते हैं फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज होते हैं, हमेशा ओल्ड पत्तियों से निकल करके, सेनेसेंस पार्ट से निकल करके वो न्यू पार्ट को दे दिए जाते हैं। देखो लिखा है, ओल्डर डाइंग लीव एक्सपोर्ट मच ऑफ दियर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स। इसी तरह से बिफोर द लीफ फॉल इन डेसिडुअस प्लांट, पतझड़ वाले पौधों में जब पत्तियां गिरती हैं तो मिनरल जो होते हैं वो निकाल करके दूसरे पार्ट्स को दे दिए जाते हैं। एलिमेंट्स मोस्ट रेडियली मोबिलाइज, कौन कौन से एलिमेंट है जो तेजी से निकल के चले जाएंगे? नाइट्रोजन, ये रहा N, के पी एस, और मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में Mg भी दिया है, इसलिए मैंने सारा एक साथ कर दिया है। लिखा है सम एलिमेंट दैट आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम आर नॉट रिमोबिलाइज। देखो कैल्शियम भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना सकता है और सल्फर भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना देता है। तो मैंने फार्मूला याद करा है कास, तो कास कैल्शियम और सल्फर, कास का मतलब कैल्शियम और सल्फर, ये अपने आप से कहते हैं कि काश हम भी मोबिलाइज होते, क्योंकि ये मोबिलाइज नहीं है, नॉट रीमोबिलाइज्ड। इसीलिए एनालिसिस ऑफ अगर जाइलम को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि इनऑर्गेनिक आयन, उसके अलावा ऑर्गेनिक फॉर्म्स, अमीनो एसिड और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। कल बताया था आपको। देखो फ्लोएम से कुछ ऑर्गेनिक मैटर यहाँ चले आते हैं जाइलम में एक्सचेंज होकर के, ठीक है, और जाइलम से कुछ चीज़ें फ्लोएम में चली जाते हैं एक्सचेंज करके, ठीक है। देखो एरो थोड़ा उल्टा है, इधर से चीज़ें इधर चली जाती थी, वाटर वाटर इधर चला जाता था जाइलम से फ्लोएम में, ठीक है, इधर से चीज़ें इधर चली आती थी फ्लोएम से जाइलम में। तो इसमें वाटर था, साथ में क्या आ गया, हार्मोन्स आ गए, प्लस कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ गए। इसमें क्या था, फूड था, फूड के साथ साथ और क्या आ गया, फूड के साथ साथ वाटर भी आ गया। तभी तो हम लोग ने कल पढ़ा भी था और ये नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है। मैंने बोला था कि नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या लिखा है, एन एनालिसिस ऑफ जाइलम, जाइलम का जब फ्लूइड को टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस के रूप में, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे अमीनो एसिड भी, अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन है लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में। उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी पाया जाता है इसमें। मतलब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज टू द मटेरियल डस टेक्स प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इसका कारण था कि स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज हो जाता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, कल के लेक्चर में बताया था। हैंस इट इज़ नॉट दैट वी कैन क्लियरली मेक अ डिस्टिंक्शन से कैटेगरी। अब हमें अपने मन में ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि जाइलम में सिर्फ इनऑर्गेनिक होता है और फ्लोएम में सिर्फ ऑर्गेनिक होता है। ये ट्रेडिशनल बिलीफ था, कल हमने क्लियर करा दिया था और अभी भी क्लियर कराया है कि वाटर मिनरल के अलावा जाइलम के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें, और क्या होती है, मिनरल के अलावा बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें और हार्मोन्स भी होते हैं। इसी तरह हमारे फ्लोएम में बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें और साथ में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। आओ बेटा आप देखते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट। फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है, फ्लोएम में, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में, और कहाँ से कहाँ होता है बेटा, ऊपर होती है लीफ, और लीफ में खाना बनता है, इसलिए हम उसको बोल देंगे सोर्स। जहाँ खाना बनता है उसको बोलते हैं सोर्स। और बेटा रूट, रूट या स्टोरेज पार्ट, जहाँ पे खाना यूज़ होता है या स्टोर होता है उसको बोलते हैं सिंक, ठीक है। तो बताइए फूड के लिए सोर्स क्या हुआ, लीफ। लीफ एक्ट एज सोर्स बिकॉज इट फॉर्म्स द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फूड बनाने के बाद वो इन पाइपलाइंस में भेज देगी। इन पाइपलाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम, और ये उनकी सीव ट्यूब है। देखो ये उनकी सीव ट्यूब है और अगल बगल होती है कंपेनियन सेल। ये क्या है बेटा, कंपेनियन सेल, ठीक है। और ये क्या है, जिस ट्यूब के अंदर से हो क्या आ रहा है, इस ट्यूब का नाम क्या है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, इधर लिख देता हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज सीव ट्यूब। अगल बगल की सेल जो इनको सपोर्ट कर रही है वो कहलाती है कंपेनियन सेल। सोर्स क्या होता है बेटा, लीफ, और सिंक क्या होता है, रूट।
जहाँ खाना बनता है उसको बोलते हैं सोर्स, जहाँ खाना यूज़ हो या स्टोर हो जाए उसको बोलते हैं सिंक। खाना हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, सोर्स से सिंक तक। लेकिन बेटा कुछ पतझड़ के समय में लीफ गिर जाती है, जब लीफ गिर जाएंगी तो खाना किस दिशा में जाने लगेगा, अब खाना यहाँ ज़्यादा था तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये लीफ लीफ तो अब यहाँ है नहीं, अब ये सिंक की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए जब मौसम बदलता है तो सोर्स और सिंक की दिशा भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा ये आपको। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीज़ें कहाँ से कहाँ जाएंगी, सोर्स से सिंक। इस समय ये क्या है बेटा, सोर्स, ये क्या है, सिंक। मान लो पत्तियां गिर गई, पत्तियां झड़ गई, तो फिर बताओ सोर्स क्या हो जाएगा। तो बताओ इस समय सोर्स क्या होगा बेटा, इस समय सोर्स हो जाएगा, अब आपने देखा होगा कि डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इस समय ये हो जाएगा सोर्स और ये हो जाएगा सिंक। जबकि आप पहले देख रहे थे डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, अब डायरेक्शन अपवर्ड है। इसका मतलब सोर्स और सिंक की दिशा रिवर्सिबल है। और फ्लोएम में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बाई डायरेक्शनल होता है कि यूनि डायरेक्शनल। तो बेटा ज़्यादातर डाउनवर्ड होता है, और जब मौसम बदलता है या पत्तियां झड़ जाती हैं तो अपवर्ड होने लगता है, इसका मतलब बाई डायरेक्शनल होता है। तो देखो क्या लिखा है, फूड प्राइमरी सुक्रोज। फूड जो होता है बेटा प्राइमरी सुक्रोज लिखा है, मैं तो बोलूँगा फूड बनता है ग्लूकोज के रूप में, फूड ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के रूप में, और फूड स्टोर होता है बेटा स्टार्च के रूप में। मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो फूड जो होता है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है, देखो मैंने क्या बताया, बनता था ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के रूप में, और स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है बेटा, बना था तो सिंपल फॉर्म में था, ट्रांसपोर्ट हुआ तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ गया, और जब स्टोर होगा तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाएगा। बाय द वेस्कुलर टिश्यू, कौन से वेस्कुलर टिश्यू से ये फ्लो करेगा, तो फ्लोएम। फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, सोर्स से सिंक की तरफ हमेशा जाएगा, जो कि मैं क्लियर करा चुका हूँ। यूजली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट। सोर्स हमेशा वो होता है जहाँ खाना बनता है, यानी लीफ, मैंने बता दिया है। सिंक वो पार्ट होता है जहाँ खाने की आवश्यकता हो, यहाँ जहाँ खाने को स्टोर किया जाए। ठीक है, बट द सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द सीजन या वेदर, और द प्लांट्स नीड, या प्लांट की जरूरत के हिसाब से वो बदलता रहता है उसकी डायरेक्शन। सुगर स्टोर्ड इन रूट बी मोबिलाइज बिकम सोर्स। देखो इस समय रूट सोर्स की तरह काम करने लगी, क्यों, पत्तियां झड़ चुकी हैं, तो जो शुगर यहाँ स्टोर था रूट के अंदर वो ऊपर जाने लगा। देखो इस समय आप डायरेक्शन देख पा रहे हो, ऊपर जा रहा है। इस समय लीफ है नहीं, लीफ है नहीं, तो इस समय सिंक क्या होगा, ग्रोइंग पार्ट, ग्रोइंग पार्ट। तो शुगर इस समय कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। लिखा है शुगर जो स्टोर था रूट में, अब वो मोबिलाइज होकर के जाने लगा, और रूट बन गया सोर्स, किसका सोर्स बन गया, फूड का। इन अर्ली स्प्रिंग सीजन, ऐसा होता है स्प्रिंग सीजन के समय, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में पत्तियां झड़ चुकी होती हैं, अब बननी है नई नई पत्तियां, इसीलिए खाने को नीचे से ऊपर ले जाएंगे। व्हेन द बर्ड ऑफ ट्री एक्ट एज सिंक, यहाँ पर सिंक मेनली क्या काम करता है, ग्रोइंग, ग्रोइंग पार्ट। और ग्रोइंग पार्ट हमेशा क्या होता है, कलियों, कलियों से ही तो चीज़ें बनती हैं, कलियों से ही तो पत्तियों का निर्माण होता है, फूलों का निर्माण होता है। तो अब इस समय सिंक है बर्ड जिसको खाने की आवश्यकता है, और रूट है सोर्स जहाँ शुगर स्टोर है, तो इसलिए शुगर स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग सीजन। और ये उसके एनर्जी के रूप में काम आ जाएगी, ये जो खाना था उससे एनर्जी मिल जाएगी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक एपरेटस, यानी नई नई पत्तियां अर्ली स्प्रिंग सीजन के बाद न्यू लीफ का निर्माण इसी खाने की एनर्जी की वजह से हो जाएगा। सिंस द सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, जानते हो कभी जो सोर्स था वो अब सिंक बन गया, कभी जो सिंक था वो सोर्स बन जाएगा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों तरफ हो सकती थी जैसा मैंने आपको दिखाया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जबकि इन कंट्रास्ट हमने क्या पढ़ा था कि जाइलम में जो पानी का मूवमेंट होता है या मिनरल का मूवमेंट होता है वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, ऑलवेज अपवर्ड, मतलब फ्रॉम द रूट टू द ग्रोइंग पार्ट। Hence, unlike one-way flow of water in the transpiration, food in the phloem can be transported in any required direction so long as there is source of sink and sink able to use, store और remove the sugar। मतलब ये बोला जा रहा है कि जहाँ जहाँ फूड की आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ पे सोर्स से सिंक की तरफ फूड चला जाएगा। ठीक है, फ्लोएम से मेनली वाटर एंड सुक्रोज, इसीलिए फ्लोएम के सैप में क्या होगा,
पानी देखो सुक्रोज तो होगा ही होगा, और पानी कहाँ से आ गया था, एक्सचेंज ऑफ जाइलम से, आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, अभी आगे फिर बताएंगे। और अदर्स एंड अदर शुगर भी होगी, कुछ हार्मोन भी होगा, और अमीनो एसिड्स भी होते हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू द फ्लोएम। मैंने पहले ही बोला था बहुत सारे ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जैसे सुक्रोज एक ऑर्गेनिक मैटर है, स्टार्च भी हो सकता है, बहुत सारे प्लांट हार्मोन हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी हो सकता है, इन सब चीज़ों को फ्लोएम द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये जो इधर से इधर चीज़ें जा रही है ना, ये इधर से इधर चीज़ें जा रही है या डाउनवर्ड आ रही थी, उसको हम बोलते थे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, बट कैसे, इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस मंच ने दी थी, इस चीज़ को देखिए समझिए। ये देखिए ये सोर्स है, ये लीफ है, लीफ का पार्ट, लीफ सोर्स की तरह काम कर रहा है, ये सिंक है यानी रूट की तरफ। अब देखो खाना बना कहाँ, सोर्स में, खाना कहाँ बना, सोर्स में, और कहाँ लगातार आता जा रहा है, सिंक में। खाना बन रहा है सोर्स में, आता जा रहा है सिंक में, देखो खाना बना कहाँ, सोर्स में, और कहाँ आता जा रहा है, सिंक में, तेजी से आ रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि लीफ में प्रेशर कैसा है, हाई, सोर्स में प्रेशर हाई होता है और सिंक में प्रेशर लो होता है। इस तरफ प्रेशर लो है, इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण फूड ऊपर से नीचे चला आ रहा है आराम से, ठीक है। और इसमें देखो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो रहा है जाइलम से, ये देखो जाइलम से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो रहा है इस फ्लो में। इसी वजह से तो फ्लोएम में ऑर्गेनिक के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जाइलम में इनऑर्गेनिक के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आ जाते थे, ठीक है। आइए मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये इधर लिख लेते हैं लीफ, लीफ को बोल देते हैं बेटा सोर्स, इधर लिख देते हैं रूट, और रूट को मान लेते हैं सिंक। देखो ये लीफ है, लीफ ने खाना बनाया, ये रहे क्लोरोप्लास्ट, इसने खाना बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने के बाद ये दे देती है एक सेल को, इस सेल का नाम है कंपेनियन सेल। खाना बनाने के बाद किस सेल को दे दी, कंपेनियन सेल। यहाँ देखो यहाँ खाना कम है, यहाँ देखो 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा खाना है। खाना किधर जा रहा है बेटा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक। जब खाना लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो बताओ अगर कोई भी चीज़ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी तो क्या होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो खाना कंपेनियन सेल में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और खाने का सोर्स से यानी लीफ से निकल के कंपेनियन सेल तक आने की प्रोसेस को लोडिंग बोलते हैं, इस प्रक्रिया को लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग। तो सोर्स में क्या हो गया है, लोडिंग, सोर्स के प्लेस पर लोडिंग हो चुकी है। लोडिंग में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से फूड चला आता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कंपेनियन सेल में खाना आ जाने की प्रक्रिया को लोडिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा सोचो ये खाना कहाँ आ रहा है, ये खाना जिस ट्यूब में आ रहा है इसको बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। खाना अब कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, खाना अब कंपेनियन सेल से कहाँ आ जा रहा है, सीव ट्यूब में। खाना जब कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में आ जाएगा तो यहाँ पे सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाएगी। सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा हो गई कि कम, सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा आ गई। तो इसने पड़ोसी से पूछा कि यार बहुत ज़्यादा चीनी हो गई है, बहुत ज़्यादा चीनी हो गई है, कभी आप बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खा लो तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा चीनी भी अच्छी नहीं लगती। तो उसने कहा कुछ पानी हो जाए, इसने कहा तेरे पास पानी है क्या, इसने कहा मेरे पास बहुत पानी है, इसने कहा थोड़ा सा मुझे दे दे, इसने कहा ये लो ले लो, पानी इसने ले लिया। और पानी क्यों लिया बेटा, क्योंकि आप देखो सुक्रोज है क्या, शुगर, शुगर है मतलब सल्यूट है, और सल्यूट क्या होता है, फार्मूला लगाओ, साई डब्ल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। याद रखो यहाँ पर जब शुगर आई थी या सुक्रोज आया था तो पानी इसने यहाँ से क्यों दे दिया, इसके मांगने से इसने नहीं दिया, एक्चुअली सिचुएशन फेवरेबल थी तभी तो पानी आया। पानी हमेशा आता है फ्रॉम हाई साई डब्ल्यू टू लो साई डब्ल्यू। यहाँ का साई डब्ल्यू कैसा है, हाई, यहाँ का कैसे लो, कैसे पता चला, यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है इसलिए हाई होगा। यहाँ कम क्यों हो गया, लगाओ, सुक्रोज आया यानी सल्यूट आया तो यहाँ का साई डब्ल्यू कम हो गया, यहाँ का साई डब्ल्यू कम हो गया, साई डब्ल्यू कम हो गया तो यहाँ हाई था यहाँ लो आ गया, पानी आ गया, देखो पानी आ गया।
अब जब किसी भी सेल में पानी आता है तो वहाँ का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ का टर्गर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, इसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो इसको बहुत टेंशन होने लगी, अरे यार इतना ज़्यादा पानी पी लिया हमने, पेट फूल रहा है, पेट फूल रहा है। तो ये सोचता है कि इसने नीचे वाले सेल से पूछा, नीचे वाली सेल से पूछा कि बेटा पानी चाहिए, नीचे नीचे वाली सेल कौन सी है, रूट। इसने बोला तुम्हें वो खाना और खाना चाहिए, इसने बोला बिल्कुल, मुझे थोड़े मेरे पेट के अंदर जगह है, मुझे दे दो। यानी इसका टर्गर प्रेशर लो था, इसका पेट खाली था, इसका पेट खाली था, इसीलिए इसने ले लिया। इसने ऊपर वाली सेल से पूछा, बेटा ऊपर वाली, अपने लेवल से ऊपर वाली सेल से पूछा, तुम्हें खाना चाहिए, इसने कहा हाँ मुझे भी चाहिए, मेरा भी पेट खाली है। मतलब हमेशा फूड कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम हायर टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। इधर की तरफ टर्गर प्रेशर कैसा है, लो टर्गर प्रेशर है। हमेशा ऊपर भी कैसा होगा, ऊपर भी फूड जा सकता था, वहां पे भी लो टर्गर प्रेशर होगा, ठीक है। अब यहाँ लो टर्गर प्रेशर क्यों है, ये भी सुन लो। देखो यहाँ टर्गर प्रेशर हाई था, मैं लिख देता हूँ, टर्गर प्रेशर हाई था क्योंकि इसने पानी पी लिया था, इसका पेट फूल गया था। इसने इससे पूछा तुमको खाना चाहिए, इसने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए, मेरा पेट खाली है। खाली क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ बैठा हुआ है सिंक, सिंक यानी रूट की सेल, और ये बहुत स्मार्ट गाय है, बहुत स्मार्ट गाय है, यानी बहुत चालाक। क्यों चालाक है, ये क्या करता है, ये यहाँ से तेजी से खाना लेता है, ये कंपेनियन सेल से कहता है तुम हमें तेजी से खाना दो। देखो इसके अंदर अब यहाँ चेक करो, कंपेनियन सेल के अंदर खाने की मात्रा क्या है, 1 2 3 4 5 सुक्रोज। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी खाना लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसने इससे कहा कि लो कॉन्सेंट्रेशन से खाना हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। तो फिर कौन सा ट्रांसपोर्ट काम करेगा बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करेगा। ये बहुत चालाक है, इसने कहा तुम्हारे पास तो बहुत खाना है, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। तो इसने कहा ठीक है, हम तुम्हें एनर्जी दे देते हैं, हम तुम्हें एनर्जी दे देते हैं। रूट की सेल जो चालाक थी उसने इसको मिसगाइड कर दिया, उसने कहा कि हम तुमको एनर्जी दे देते हैं, पैसा वैसा दे देते हैं, जिससे तुम क्या करना, तेजी से खाना इधर से निकालना और मेरे घर में भेज देना, ठीक है। और मैं सबको यही बोलूंगा कि मेरे पास तो खाना है ही नहीं, मेरे पास तो खाना है ही नहीं, और तुम बच जाओगे। क्यों ये इसने ऐसा क्यों बोला कि मेरे पास खाना नहीं है, क्योंकि ये खाने को कन्वर्ट कर लेता है, ये खाने से ने क्या किया, स्टार्च बना लिया, सुक्रोज से स्टार्च बना लिया। इसने खाने के वैरायटी को बदल दिया। अगर कोई, इसने कहा कि जब कोई चेक करने आएगा तो उसको मेरे यहाँ खाना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं खाने को बदल दे रहा हूँ पहले। जैसे सोने को गला के कुछ और बना दो, सोने को गला के कोई थाली बना दो, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सोना है। उसके बाद क्या होता है, एक मूवी थी प्लेयर, उसमें सोने की कारें बना दी गई थी, याद करो। तो ऐसे ही क्या किया इसने, फूड की वैरायटी को स्टोर करने के लिए स्टार्च बना लिया, स्टोर कर लिया बहुत सारा, ये देखो स्टार्च के रूप में स्टोर हो गया। उसके अलावा इसने सेलुलोज में बदल दिया, अब कोई पहचान ही नहीं पा रहा फूड को, तभी तो मैंने इसको बोला कि स्मार्ट गाय है ये। उसके अलावा इसने क्या किया, इसने खाना खा पी के एकदम उड़ा दिया, खाना पीना खा पी के उड़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास भी एनर्जी के रूप में खाना ये ऑक्सीडाइज कर दिया इसने। तो ये तीन फॉर्म में फूड को क्या कर लेता है, ये कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसके पास टर्गर प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो इधर का टर्गर प्रेशर कम करने का कारण भी क्या था, ये। और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे बेटा, अनलोडिंग। अनलोडिंग में भी पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, अनलोडिंग में भी पैसा खर्च हुआ, लोडिंग में भी खर्च हुआ और अनलोडिंग में भी पैसा खर्च हुआ। तो इस प्रकार आप समझ गए कि फूड कहाँ से कहाँ जाता है। फूड हमेशा जाता था फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक जाता था। सोर्स में हमेशा टर्गर प्रेशर हाई था, सिंक में हमेशा टर्गर प्रेशर लो था। क्यों टर्गर प्रेशर लो था, क्योंकि यहाँ खाने को या तो स्टार्च में बदल दिया गया था, या तो इस सेलुलोज में बदल दिया गया था, या तो फिर यहाँ बदल दिया गया था एनर्जी के रूप में उसको यूज़ कर लिया गया था, यानी ऑक्सीडाइज कर दिया गया था। अच्छा, सुक्रोज जब यहाँ से यहाँ निकलेगा, जब सुक्रोज यहाँ से यहाँ निकलेगा तो यहाँ सुक्रोज के निकलने से फिर वही फार्मूला लगाओ, साई डब्ल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट। यहाँ पर सोल्यूट की कमी आ गई, यहाँ सोल्यूट की कमी आ गई, तो साई डब्ल्यू बढ़ गया, यहाँ साई डब्ल्यू हाई हो गया, साई डब्ल्यू हाई हो गया, और टर्गर प्रेशर लो हो गया। टर्गर प्रेशर लो हो गया, साई डब्ल्यू हाई हो गया, यहाँ साई डब्ल्यू लो है, यहाँ साई डब्ल्यू लो है। पानी जो लिया था वो लौट के चला गया, पानी जो लिया था वो लौट के वापस चला आया, और फूड चला गया फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। इसी प्रकार फूड का ट्रांसलोकेशन कंप्लीट हो जाता है। लोडिंग कैसे हुई थी बेटा, लोडिंग भी एक्टिवली हुई थी, अनलोडिंग भी एक्टिवली हुई।
आइए हम लोग एनसीईआरटी से इसको पढ़ के देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म, यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ लिया था। द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज टू ट्रांसलोकेट द सुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बेटा मंच ने दी थी, MUNCH। और इसके लिए जो आयंस काम करता है वो होता है बोरॉन। बोरॉन्स इसके ट्रांसलोकेशन के लिए मदद करता है। ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट सुक्रोज। मैंने बोला था खाना हमेशा किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज। कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा। अब इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है सुक्रोज में। सुक्रोज कैसा था? डाइसेक्राइड, लेकिन स्टोर किस रूप में होता है बेटा? स्टार्च। शुगर को अब मूव कराया जाएगा फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। कहाँ लाया जाएगा? कंपेनियन सेल में, ठीक है। एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल से कहाँ लाया जाएगा? फ्लोएम के सीव ट्यूब सेल में, ठीक है। कैसे लाया जाएगा? एक्टिवली। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा था। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूस ए हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। इसकी वजह से फ्लोएम के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन पैदा हो गई। रुकिए मैं फिर से एक बार क्लियर करा देता हूँ कैसे। बताओ, जब यहाँ से यहाँ सुक्रोज आया तो सुक्रोज सल्यूट है कि सॉल्वेंट? सल्यूट। और वैसे भी सुक्रोज क्या है? शुगर का फॉर्म है। तो शुगर का फॉर्म है तो यहाँ पे क्या हुआ? शुगर ही शुगर बहुत ज़्यादा हो गया, चाशनी जैसा बन गया, चाशनी जैसा। इसलिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन तैयार हो गई। इधर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इधर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का साई डब्ल्यू लो होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का साई डब्ल्यू हाई होता है। इसलिए वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। बताया था ना आपको। चलिए वापस एक एक लाइन देखते हैं। देखो, इससे अंदर कैसी कंडीशन पैदा हो गई? हाइपरटोनिक। सुक्रोज के आने से हाइपरटोनिक कंडीशन पैदा हो गई। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। पड़ोस से पानी निकल के आ गया। पड़ोस से पानी किधर से किधर आया? फ्रॉम हाई साई डब्ल्यू टू लो साई डब्ल्यू। और पानी के मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। कहाँ से आया? जाइलम से। कहाँ पर आया? फ्लोएम में। फ्लोएम में भी कहाँ? सीव ट्यूब में। जाइलम से कहाँ से आया होगा? जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट से। अब क्या लिखा हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप इन द फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया होगा एंड मूव टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। मतलब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। देखो, जब यहाँ से यहाँ पानी आया, जब यहाँ से यहाँ पानी आया तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो गया। एक प्रेशर तो मैंने टर्गर प्रेशर बोला था। देखो, पानी की वजह से जो प्रेशर देख रहे हो वो टर्गर प्रेशर, और जो सुक्रोज की वजह से प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम दोनों से डिफाइन कर लें कि यहाँ पे सुक्रोज बढ़ा इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एनसीईआरटी लिख रही है, और यहाँ पानी बढ़ा इसलिए मैं टर्गर प्रेशर बोल रहा हूँ, तो दोनों बातें ही सही हैं। और एनसीईआरटी ने दोनों ही लिखा है। फिगर में कुछ और लिखा है टर्गर प्रेशर, और थ्योरी में ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों बातें ही सही हैं। फिर देखो लिखा है सिंक में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा शुगर को निकाल लिया जाता है। शुगर को फ्लोएम सैप से निकाल लिया जाता है और कुछ सेल के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पे उस शुगर को बदल दिया जाता है। किसमें? एनर्जी के रूप में। खा पी के उड़ा दिया, याद करो। दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लिया और सेलुलोज फॉर्म में बदल दिया। तो शुगर आर रिमूव्ड, देन ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज एंड द वाटर मूव आउट फ्रॉम द फ्लोएम। क्या कह रहा है? कह रहा है देखो, यहाँ से शुगर रिमूव हो गई, या तो एनर्जी के फॉर्म में निकाल लिया गया, या तो स्टार्च के रूप में, या तो सेलुलोज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ शुगर की कमी आई। शुगर की कमी आएगी तो सल्यूट कम होगा। सल्यूट कम होने से ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से पानी इधर से इधर चला गया। जब पानी किसी सिस्टम से वापस चला जाता है तो यहाँ पर अगर हम पानी के हिसाब से देखें तो टर्गर प्रेशर भी लो हो गया। अब आप चेक करो, यहाँ पर ओपी हाई था, यहाँ ओपी लो था, खाना नीचे आने लगा था। यहाँ पर टीपी हाई था, यहाँ टीपी लो था, खाना नीचे आने लगा। चाहे आप टर्गर प्रेशर से एक्सप्लेन करो या ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सप्लेन करो, बात एक ही है, ठीक है। देख लीजिए, यही लिखा था। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर। मूवमेंट ऑफ शुगर को समराइज करने के लिए ये देखेंगे कि स्टार्ट हुआ था सोर्स से यानी लीफ से, जहाँ शुगर को लोड किया गया था एक्टिवली, फिर उसको सीव ट्यूब में लाया गया। अब लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेट अप द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू फ्लोएम। कहाँ से कहाँ आया था?
जाइलम से पानी फ्लोएम में आ गया था, जिससे टीपी बढ़ गया था, टीपी हाई हो गया था वहाँ पे। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब सेल विच फॉर्म्स ए लॉन्ग कॉलम। फ्लोएम की सेल लंबी लंबी सी होती थी, अभी आपको दिखाया था, और उनके एंड्स पर सीप प्लेट पाई जाती थी। दिखाएं आपको सीप प्लेट, ये देखो इसी फिगर में दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, ये पिंक कलर का, ये सीप प्लेट होती थी जगह जगह पे, ये देखो जगह जगह पे ये सीप प्लेट, तो सीप प्लेट होती है, इनमें सीप प्लेट होती है जो साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देती है, जो होल, जिन होल से साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ेगा, ये देखो कंटिन्यूअस फिलामेंट बन जाएगा। एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीज, चूंकि इस फ्लोएम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा था, यानी टीपी और ओपी बढ़ रहा था, इसीलिए तेज प्रेशर के कारण खाना फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कर रहा था। मीन वाइल एट सिंक, किस तरफ, सिंक की तरफ। सिंक की तरफ क्यों हो रहा था, सिंक की तरफ आने पर खाना एक्टिवली बाहर आ जा रहा था, ठीक है, और वहाँ से शुगर को रिमूव कर दिया जा रहा था, किस फॉर्म में, स्टार्च या सेलुलोज, या उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी के फॉर्म में अलग कर दिया जा रहा था। इस प्रकार हम लोग ने देखा कि किस तरह से हुआ। अब देखो लीफ में टर्गर प्रेशर हाई है, लीफ में टर्गर प्रेशर क्यों हाई है, क्योंकि शुगर आ गया था, और सीव ट्यूब के अंदर शुगर आ गया था और पानी आ गया था ऑस्मोसिस द्वारा वाया जाइलम, और किसी भी सिस्टम में जब पानी आता है तो टर्गर प्रेशर यहाँ का हाई हो जाता है, ठीक है। ये रूट है, अब रूट से पानी निकल गया था, रूट से पानी निकल गया था, और शुगर भी निकल गई थी, शुगर भी निकल गई थी, शुगर जो थी वो निकल गई थी। शुगर किस फॉर्म में निकल गई थी, या तो स्टार्च के रूप में चली गई थी, या तो सेलुलोज के रूप में चली गई थी, या तो उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल दी गई थी। अल्टीमेटली यहाँ पर टर्गर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो, तो टर्गर प्रेशर इधर लो हो जाएगा, तो यहाँ से फूड इधर चला आएगा, यहाँ से फूड इधर चला आएगा, यानी डाउनवर्ड हो रहा है। लेकिन जरा यहाँ देखो, इस जगह की भी बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रूट जैसा ही हाल है, यहाँ पर भी शुगर क्या हो रही, यूज़, यहाँ शुगर यूज़ हो गई। जब शुगर यूज़ हो जाएगी और वाटर निकल के जाइलम में चला गया, तो फिर कैसी कंडीशन आ जाएगी, टर्गर प्रेशर लो होगा, और अगर टर्गर प्रेशर लो होगा तो खाना इधर से इधर भी चला जाएगा। अब आपने देखा खाना किसी भी दिशा में जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, अपवर्ड भी जा सकता है, लेकिन अगर फ्लोएम से पूछा जाए तो बाई डायरेक्शनल, फ्लोएम से फूड पूछा जाए तो बाई डायरेक्शनल, और अगर फ्लोएम से ना पूछा जाए तो सीधे सीधे मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, और हमेशा मूव करता है फ्रॉम सोर्स, सोर्स में हमेशा हाई टर्गर प्रेशर रहेगा, और जाएगा हमेशा सिंक की तरफ, और सिंक में हमेशा लो टर्गर प्रेशर होगा, याद रखना। अब देखो, द लॉस ऑफ सल्यूट प्रोड्यूसेस ए हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम। जब सल्यूट निकला था, यानी सिंक की बात कर रहा है, सिंक में सुक्रोज को हम लोग ने निकाल के बदल दिया था, या तो स्टार्च या तो सेलुलोज, और या तो ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल ली थी, तो इसी वजह से वहाँ साई डब्ल्यू बढ़ गया था। क्यों, फिर से मैं वही फार्मूला लगवाऊंगा, ये देखो, सल्यूट कम हो गया सिंक में, सल्यूट यानी सुक्रोज कम हो गया तो साई डब्ल्यू बढ़ गया, साई डब्ल्यू बढ़ गया तो पानी वापस चला जाएगा। देखो ये देखो, ये वाला फिगर, ये देखो, यहाँ साई डब्ल्यू बढ़ जाएगा, देखो यहाँ शुगर की कमी हो गई, क्योंकि शुगर चेंज हो चुका है। जब शुगर चेंज हो जाएगा तो यहाँ सुक्रोज की कमी हो गई, सुक्रोज की कमी हो गई तो साई डब्ल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट, तो सल्यूट की मात्रा कम हो गई तो साई डब्ल्यू बढ़ गया। इधर का साई डब्ल्यू हाई है, इसकी तुलना में बगल वाले का साई डब्ल्यू लो है, तो पानी किधर से किधर जाता है, फ्रॉम हाई साई डब्ल्यू टू लो साई डब्ल्यू, पानी वापस चला गया। किस विधि द्वारा गया, ऑस्मोसिस। इस कारण यहाँ टर्गर प्रेशर लो हो गया, इसी कारण ऊपर हाई है टर्गर प्रेशर, नीचे लो, खाना नीचे चला आया। यही कह रहा है, कह रहा है कि पानी वापस चला गया। देखो फिर से पढ़ देता हूँ, लॉस हुआ सल्यूट, कहाँ से लॉस हुआ, सिंक से, इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल हाई हो गया और पानी वापस चला आया, रिटर्न हो गया कहाँ पे, जहाँ से निकला था, जाइलम से। ए सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग। गर्डलिंग में क्या होता है, आप पौधे को छील देते हो, उसका सारा छाल वगैरह हटा देते, बार्क वगैरह हटा देते, सब कुछ, केवल क्या बचा रहता है, जाइलम, केवल जाइलम बचा रहता है, बाकी सब कुछ आप काट के हटा देते हैं रिंग के फॉर्म में। ये देखो रिंग के फॉर्म में आपने काट के हटा दिया, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं गर्डलिंग। लिखा है वॉज यूज टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड। गर्डलिंग इसलिए किया जाता है ताकि हमको पता चले द पाथ ऑफ फूड वाया फ्लोएम, ठीक है, ऑन द ट्रंक ए ट्री ऑफ ए ट्री
द रिंग ऑफ बार्क अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम लेयर कैन बी केयरफुली रिमूव। देखो छाल को तब तक हटाएंगे जब तक कि फ्लोएम लेयर उसमें ना हट जाए। अब देखो जब फ्लोएम लेयर हट गई तो केवल क्या बचा, जाइलम, केवल जाइलम बचा। अब इसी प्रोसेस को हम गर्डलिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम गर्डलिंग बोलते हैं। तो बताइए हमने क्या हटाया, छाल, किस लेवल तक हटाया, जब तक कि उसमें से फ्लोएम ना हट जाए। देखो ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री द रिंग ऑफ बार्क इज up to the depth of the phloem layer can be carefully removed. In the absence of downward movement of food, the portion of bark above the ring of the stem becomes swollen after few weeks. सोच के देखो, ये जाइलम है ना, फ्लोएम, और ऊपर पूरा टिश्यू सुरक्षित है, नीचे भी सुरक्षित है। मतलब आपने किसकी सप्लाई ब्रेक कर दी है, फ्लोएम की सप्लाई ब्रेक कर दी है। फ्लोएम की सप्लाई ब्रेक कर दी है तो खाना, लीफ इस तरफ है, रूट इस तरफ है। तो आप बताओ, पत्तियां खाना तो बना रही हैं, लेकिन पत्तियां खाना बनाने के बाद नीचे भेजने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन नीचे खाना नहीं आ पा रहा है क्योंकि फ्लोएम आपने गर्डल कर दिया है, उसको फ्लोएम को हटा दिया है। लेकिन रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया गया पानी ये लीफ को मिल रहा है, तो लीफ तो जिंदा रहेगी। कौन पहले मरेगा, रूट। पहले कौन मरेगा, रूट। क्यों, क्योंकि रूट को पानी मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। खाना क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ्लोएम आपने हटा दिया है, जिसके कारण लीफ द्वारा बनाया गया भोजन रूट द्वारा नहीं पहुंच रहा है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गर्डलिंग के बाद पहले किसकी डेथ होती है, रूट पार्ट की कि स्टेम पार्ट की, यानी लीफ वाले पार्ट की। ठीक है, तो आप बताओगे रूट वाले पार्ट की पहले डेथ होगी, उसके बाद इसकी भी डेथ होगी, वो भी निश्चित है, लेकिन पहले इसकी डेथ होगी क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ फ्लोएम। इसीलिए अगर हम गर्डल पौधे को कुछ दिनों तक छोड़ दें तो उसका ऊपर का हिस्सा फूल जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर तक यहाँ तक तो खाना आ रहा है, लेकिन नीचे के पार्ट में यहाँ तक खाना आ रहा है, लेकिन नीचे के पार्ट में खाना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऊपर का पार्ट फूल जाता है। ठीक है, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। लिखा हुआ दिस इज सिंपल एक्सपेरिमेंट शोज दैट फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इससे पता चलता है कि ये फूड को ट्रांसलोकेट कर रहा है, तभी तो ऊपर का हिस्सा फूल गया। ठीक है, एंड द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन टूवर्ड्स द रूट। इस समय जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक दिशा में हो रहा था, किस तरफ हो रहा था, रूट द्वारा, रूट तक। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड यू बाई इजली। ठीक है, आपके द्वारा ही करके देखा जा चुका है। तो बताइए, ये ए पार्ट मान लेते हैं ऊपर का, ये बी पार्ट मान लेते हैं। गर्डलिंग के बाद पहले कौन मरेगा, आंसर करिए। हाँ, पहले बी मरेगा। क्यों मरेगा, क्योंकि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन रूट तक नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, ये लीफ क्यों नहीं मर रहा है, क्योंकि लीफ को लगातार वाटर सप्लाई हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि गर्डलिंग में हमने किसको नहीं हटाया, जाइलम को। अच्छा बताइए, अगर गर्डलिंग कर दें और पौधे के मरने से जस्ट पहले की बात करें तो ए पार्ट फूलेगा कि बी पार्ट फूलेगा, ए पार्ट फूलेगा। क्यों फूलेगा, क्योंकि गर्डलिंग में ऊपर का जो फूड है वो नीचे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो ऊपर का पार्ट स्वेल कर जाएगा, नीचे का पार्ट स्वेल नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर काम होते हैं, लोडिंग कैसे होती है, अनलोडिंग कैसे होती है। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए, हमारे लाइव सेशन से जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, डेली क्विज भी होता है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।